क्लास 11th क्लास की इकोनॉमिक्स, जिसके अंदर हमने इंडिया के बारे में देखा था कि इंडिया की इकोनॉमी इंडिपेंडेंस से पहले किस हालातों में थी और इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया की इकोनॉमी की क्या कंडीशंस थी, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th की इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी को, जिसका नाम है इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स ही मेनली हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जितने भी पर्सपेक्टिव, जितने भी सिलेबस के अंदर आपको टॉपिक्स मिलते हैं वो सभी के सभी किससे रिलेट करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स से ही रिलेट करते हैं। छोटी सी एनसीईआरटी है, लेकिन छोटी सी एनसीईआरटी के अंदर काफी इंपॉर्टेंट चीजें दी गई है, तो हमें इस एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन बहुत अच्छे तरीके से कवर करना है। लेट्स स्टार्ट दिस। एनसीईआरटी के अंदर टोटल 6 टॉपिक्स हैं, लेकिन 6 के 6 टॉपिक्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए अब वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर के अंदर है इंट्रोडक्शन। इसके अंदर क्या बताया गया है? बताया गया है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या है। मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर बताया था कि इकोनॉमिक्स को बेसिकली हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक माइक्रो और दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। जब हम माइक्रो की बात करते हैं तो वहां पर मेनली एक इंडिविजुअल की बात की जाती है, वहीं जब हम मैक्रो की बात करते हैं तो वहां पर पूरी इकोनॉमी की बात की जाती है, पूरी इकोनॉमी को कंसीडर किया जाता है। अब यहाँ देखते हैं डिफरेंस के अंदर मेन क्या पॉइंट्स दिए गए हैं। पहला दिया गया है माइक्रो के अंदर, इट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल और स्मॉल इकोनॉमिक एजेंट्स, जो मैंने आपको बताया था। और यहाँ बताया गया है इट ट्राइज टू एड्रेस सिचुएशन फेसिंग द इकोनॉमी एज अ होल। तो वही बात है कि मैक्रो के अंदर पूरी इकोनॉमी की बात हो गई, माइक्रो के अंदर इंडिविजुअल की बात हो गई। माइक्रो के अंदर हम मेनली स्टडी करते हैं डिमांड एंड सप्लाई ऑफ इंडिविजुअल मार्केट सेगमेंट के बारे में। वहीं जब हम मैक्रो की बात करते हैं तो वहां पर हम पूरा एग्रीगेट इफेक्ट देखते हैं कि एक डिमांड एंड सप्लाई का एक किसी भी कंट्री की इकोनॉमी पे क्या डिफरेंस आता है। साथ में हम कंजप्शन लेवल के ऊपर ध्यान देते हैं, एक इकोनॉमी के अंदर कितनी चीजें कंजम्पशन लेवल पर कंज्यूम की जा रही हैं। साथ में हम देखते हैं कि नेशनल इनकम के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट है, नेगेटिव इफेक्ट है, नेशनल जो इनकम है वो कितनी काउंट की जा रही है, कितनी नहीं काउंट की जा रही है। तो वो सारी चीजें कहाँ हम देखते हैं, मैक्रो के अंदर हम डील करते हैं। वहीं माइक्रो के अंदर हम सिर्फ क्या देखते हैं, कंज्यूमर की चॉइस क्या है, उसको टेस्ट क्या करते हैं, साथ में कंज्यूमर की प्रेफरेंस क्या है, और साथ में इनकम को कैलकुलेट कर लेते हैं इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर। इसीलिए जितनी भी आप पॉलिसीज देखते हो, आप बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन देखते हो, जैसे इंडिया के अंदर सबसे बड़ी रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमी, आपकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो सभी बैंकिंग को रेगुलेट करता है। तो हमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ते हैं, हम सेबी के बारे में पढ़ते हैं, जो मेनली आपके स्टॉक मार्केट से रिलेटेड चीजों के ऊपर डील करता है। और भी जितने भी आपके बड़े बड़े बैंक हैं, सभी कहाँ पर इंक्लूड होते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। वही माइक्रो के अंदर क्या बच जाता है, वो इंडिविजुअल फर्म्स, वो इंडिविजुअल बिजनेसेस को जो स्टडी करना होता है वो कहाँ बच जाता है, माइक्रो के अंदर बच जाता है। माइक्रो के अंदर सिर्फ अल्टीमेट गोल क्या होता है, प्रॉफिट को बढ़ाना। वही मैक्रो के अंदर क्या होता है, एक स्टेबिलिटी को भी लाना। प्रॉफिट तो बढ़ाना है पर उसके साथ एक इकोनॉमी के अंदर स्टेबिलिटी को भी मेंटेन करना है, जो पुअर क्लास है उसका भी ध्यान रखना है, रिच क्लास का भी ध्यान रखना है, एक कंट्री की इकोनॉमी को भी संभालना है। वो सारी चीजें कहाँ जाती है, मैक्रो के अंदर आ जाती है। अब बताया गया है इंपॉर्टेंस क्या है मैक्रो इकोनॉमिक की स्टडी के। एडम स्मिथ, जिनको फाउंडिंग फादर बोला जाता है मॉडर्न इकोनॉमिक्स का, उन्होंने सजेस्ट किया था इफ द बायर एंड द सेलर्स इन द मार्केट टेक डिसीजन बेस्ड ऑन देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट, देयर इज नो नीड टू थिंक ऑफ द वेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ द कंट्री एज अ होल सेपरेटली। ये किसका थॉट था, एडम स्मिथ का थॉट था। तो ये थॉट कहाँ, किस चीज को ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स वाले कॉन्सेप्ट को। बट फिर कुछ केसेस में देखा गया, फिर यहाँ पर केसेस दिए गए जिनमें देखा गया दैट द मार्केट did not or could not exist, the market existed but failed to produce equilibrium of demand and supply। ये सारी चीजें देखी गई, जिसके बाद किस चीज की जरूरत लगी कि यस, मैक्रो इकोनॉमिक्स का एमरजेंस भी होना चाहिए। मेनली आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का एमरजेंस किस टाइम पर माना जाता है, 1930s के टाइम पीरियड के अंदर, जिसके अंदर भी एक इकोनॉमिक्स का मेजर कंट्रीब्यूशन माना जाता है जिनका नाम था जॉन मेनर्ड किन्स। अब 1930s में अलग क्या हुआ था, अगर आपने थोड़ा बहुत भी हिस्ट्री में देखा होगा तो एक ग्रेट डिप्रेशन आया था 1929 के टाइम पर, वर्ल्ड लेवल पर आया था, जिससे यूएस तक को हिला दिया था और यूएस के अंदर भी काफी बड़े क्राइसिस हमें देखने को मिले थे। तो उसके बाद ये चीज देखी गई कि यस, हमें
मैक्रो इकोनॉमिक्स को इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी, हमें सारी चीज़ों के साथ डील करना पड़ेगा, इकोनॉमी के ऊपर ध्यान हमें देना पड़ेगा, एक स्टेबिलिटी हमें लेकर आनी पड़ेगी। तो वो सारी चीजें बताई गई है। फिर यहाँ पर इंटरेस्टिंग पॉइंट्स दिए गए हैं, आप चाहो तो एक बार इनको गो थ्रू कर सकते हो। यहाँ पर बताया गया फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दे आर द इनपुट रिक्वायर्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, द फैक्टर्स आर प्रोडक्शन कैपिटल, लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर। मतलब क्या है कि आप कोई भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हो, आपकी कंपनी है और आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो चाहे किसी भी टाइप का, तो उससे पहले उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिनकी आपको रिक्वायरमेंट है। सिंपल सी बात है, कैपिटल, आपको पैसा चाहिएगा, कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए भी उसका कोई रॉ मटेरियल तो होगा। फिर आपको लैंड चाहिएगा जहां पर आप अपनी फैक्ट्री स्टेब्लिश करोगे, आपको लेबर चाहिए जो उन चीजों प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे। तो वो सारी चीजें क्या हो जाती है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब बात की गई है रिवेन्यू। रिवेन्यू क्या होता है, द मनी दैट इज अर्न्ड बाय एंटरप्राइजेस बाय सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड रिवेन्यू। एक कंपनी है, कंपनी ने कपड़े बेचे, तो वो कपड़े बेचकर जो उसके पास पैसा आ रहा है वो क्या है, रिवेन्यू। अब प्रॉफिट, प्रॉफिट और रिवेन्यू सेम होता है? नहीं, प्रॉफिट और रिवेन्यू सेम नहीं होता। क्यों नहीं होता? It is the earning of the entrepreneurs. It is the part of the revenue that remained after the payments of rent and wages. अब क्या होता है कि एक कंपनी ने कपड़े बेचे, उस कंपनी को पैसा मिल गया, तो वो तो क्या हो गया, रिवेन्यू हो गया। अब उस रिवेन्यू में से प्रॉफिट क्या होगा, जब वो कंपनी, अब वो कंपनी जो बना रही थी कपड़े, वो लेबर को भी सैलरी देगी, अपने एम्प्लॉयज को सैलरी मिलेगी, साथ में उन्होंने जो रॉ मटेरियल लिया, वो सारे रॉ मटेरियल का भी खर्चा उनको हुआ, वो सारी चीजें जब निकाल देगी कंपनी, उसके बाद जो उनके पास अमाउंट बचेगी वो क्या होता है, प्रॉफिट कहलाता है। अब बात करते हैं नेशनल इनकम अकाउंटिंग की, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। डायरेक्ट आपको यूपीएससी के अंदर इससे क्वेश्चन मिलते हैं, डायरेक्ट पीसीएस एग्जाम में इससे आपको क्वेश्चन मिलते हैं। हालांकि आप 100% इस टॉपिक को इस चैप्टर से कवर नहीं कर सकते, लेकिन आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग एनसीईआरटी से इस टॉपिक से रिलेटेड बना सकते हो। नेशनल इनकम अकाउंटिंग क्या होता है, ये उन मेथड और प्रिंसिपल को डिनोट करता है जिनसे कि हम किसी भी कंट्री की एक साल की नेशनल इनकम जो है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो हम यहाँ पर बात करेंगे मेनली, जो हम इंडियन पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछो व्हाट इज नेशनल इनकम अकाउंटिंग, तो वो सिंपल सा होता है, वो मेथड या प्रिंसिपल जिनको हम, एक कंट्री ने एक साल के अंदर कितना पैसा कमाया उसको हम मेजर करते हैं। अब फर्क नहीं पड़ता कि कुछ लोग उस पूरे साल में भूखे मर रहे थे, कुछ लोगों ने ज्यादा पैसा कमाया, क्योंकि अगर आप कंट्री के अंदर तो अमीर और गरीब सब आ गए, तो टोटल मिलाकर एक कंट्री ने कितना अर्न किया उसको हम कहते हैं नेशनल इनकम अकाउंटिंग। फिर यहाँ बताया गया करंट फ्लो ऑफ इनकम। करंट फ्लो ऑफ इनकम के अंदर क्या बताया गया है कि एक सिंपल इकोनॉमिक फ्लो होता है, यहाँ पर आपको दिखाया भी गया। इसके अंदर क्या होता है कि एक बार तो छोड़ दो गवर्नमेंट को, एक्सटर्नल सेक्टर्स को, सब कुछ छोड़ दो। सबसे सिंपल क्या है, एक हाउस होल्ड है, यानी आप अपनी फैमिली को मान के देखो, आपके पास पैसा है, आप पैसे किस में खर्च करते हो, सिंपल सा है, गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने में। अब वो सर्विसेज गुड्स कुछ भी हो सकते हैं, आपका चाहे घर का सामान हो, आप चाहे और कुछ कर रहे हो, आपके बच्चे जो है स्कूल जा रहे हैं, तो क्या होता है कि उनकी जो फीस जा रही है वो क्या, वो सर्विसेज के अंदर काउंट हो जाता है। या फिर आप तो खुद स्टूडेंट हो, तो आप कॉलेज जा रहे हो, तो फिर आपके कॉलेज के लिए आपकी फीस हो, तो वो सारी क्या होता है कि आपका जो घर का पैसा है, चाहे वो आपके पेरेंट्स का, आपका खुद का, वो किस चीज में खर्च होता है, गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर खर्च किया जाता है। तो ये एक सिंपल सा फ्लो ऑफ इनकम होता है कि पैसा आपके हाउस होल्ड में आता है, फिर वो दोबारा से गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्च हो जाता है। आप गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्च करते हो तो कंपनीज को पैसा मिलता है, उनको प्रॉफिट होता है, फिर वो टैक्स पे करते हैं, फिर टैक्स गवर्नमेंट के पास जाता है, फिर गवर्नमेंट से दोबारा से अगर आपकी सैलरी आती है तो आपके पास दोबारा पैसा आ जाता है, फिर उसको गुड्स एंड सर्विसेज में खर्च कर देते हो। तो ये क्या होता है, एक सिंपल सा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है जो आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है। अब हम बात करते हैं कैसे कैसे चीजों को मेजर किया जाता है, एक कंट्री के अंदर कैसे कैसे जो इनकम होती है उसको कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले है द प्रोडक्शन मेथड। अब प्रोडक्शन मेथड के अंदर क्या होता है, प्रोडक्शन मेथड को कहा जाता है वैल्यू एडेड मेथड भी इसको बोला जाता है। इस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, हम एग्रीगेट वैल्यू लेते हैं किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की, जो भी किसी भी फर्म ने उसको प्रोड्यूस किया हो इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, चाहे आप खाली 2024 ले लो, खाली 2023 ले लो, क्योंकि 25 तो अभी खत्म नहीं हुआ। उस एग्रीगेट वैल्यू को हम, वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द फर्म। मतलब क्या है कि मान लो एक वैल्यू है एडेड बाय अ फर्म,
क्या हो जाएगा वो, इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द फर्म माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। मतलब समझो एक बिस्किट की कंपनी है, उसने बिस्किट बना दिया, उसने बिस्किट बना दिया, बिस्किट की फाइनल वैल्यू है 20, फाइनल वैल्यू है 20। अब क्या होगा, इस 20 में से क्या माइनस कर दिया जाएगा, अब वो बिस्किट बनाने के लिए आटा भी लगा होगा, आटा किससे बनता है, गेहूं से बनता है, तो वो क्या हो गए, वो उसके बीच की गुड्स हो गए जिनकी जरूरत लगी किसको, बिस्किट को बनाने के लिए, तो वो सारी चीजें माइनस कर दी जाएंगी। फिर उसके बाद क्या है, जो प्रोडक्शन फर्म ने उस प्रोडक्शन को करने के लिए लगाया, मतलब कि इसको बनाने के लिए एक साइड तो हमें रॉ मटेरियल लगा, यानी जो आटा लगा, या फिर जो आटा लगा, आटा कहाँ से आया था, गेहूं से बना था, वो सारी चीजें वो हटा दी गई। साथ में जो कंपनी का अलग से भी खर्चा लगा, बिस्किट को पैकेजिंग का खर्चा लगा होगा, जिसको एक पैकेट में पैक करने का, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग की तो मशीन्स थी, मशीन्स ऐसे तो चलती नहीं, बिजली से चलती है, इलेक्ट्रिसिटी का भी, उन सारी चीजों को माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचती है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। अब देखो क्या बताया गया है, वैल्यू ऑफ एग्रीगेट अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द इकोनॉमी कैन बी मेजर्ड बाय समिंग द ग्रोस वैल्यू एडेड ऑफ ऑल द फर्म्स इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर एंड द वैल्यू सो ऑब्टेन्ड इज द ग्रॉस वैल्यू एडेड। उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है ग्रॉस वैल्यू एडेड। मतलब और इसी ग्रॉस वैल्यू एडेड में से इफ डेप्रिसिएशन इज रिड्यूस फ्रॉम ग्रॉस वैल्यू एडेड to account for the normal wear and tear of the capital factors of production, it is said as नेट वैल्यू एडेड। मतलब कि ये सारी चीजें करके जो आपके पास वैल्यू आ रही है उसको हम कहते हैं जीवीए। अगर आपको यहाँ से समझ ना आए तो मेरी नेशनल इनकम अकाउंटिंग के ऊपर एक पूरी क्लास है 45 to 50 मिनट्स की, आप वहां से कंसिडर कर सकते हो, आपको मिल जाएगी। जीवीए क्या होता है, जीवीए हो गया आपका ग्रॉस वैल्यू एडेड। अब ग्रॉस वैल्यू एडेड के अंदर से जब आप डेप्रिसिएशन को माइनस कर दोगे तो आपका क्या आ जाता है, वो नेट वैल्यू एडेड आ जाता है। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन सिंपल सा होता है, इट इज द रिडक्शन ऑफ वैल्यू विच इज मेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एज ड्यूरिंग यूज थ्रू आउट द ईयर रेगुलर वियर एंड टीयर हैपेंस इन द capital equipment like machinery. So this deduction accommodates for this wear and tear। अब देखो क्या होता है, एक कंपनी है, कंपनी के पास 100 मशीन है काम करने की, कंपनी काम कर रही है, कंपनी के पास एक वैल्यू आ जाती है। अब 100 में से अगर सोचो गलती से 5 मशीन खराब हो गई तो अब कंपनी को 5 मशीन और नहीं लानी पड़ेगी, तो वो चीज तो उनके लॉस हो गया ना, क्योंकि 5 मशीन खराब हो गई, जितना प्रॉफिट हुआ था उतना प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 5 मशीन को लाने में चला जाएगा। तो वो जो 5 मशीन खराब, उन चीजों से क्या हुआ, वो उनका डेप्रिसिएशन है, वो उनका नुकसान है। तो इस टाइप की चीजें क्या हो जाती है, डेप्रिशिएट करने के बाद जो आता है उसको हम नेट वैल्यू एडेड कहते हैं। अब समझो जीवीए, हालांकि जो जीवीए का कॉन्सेप्ट है ये आपसे कहीं पर पूछा नहीं जाता, आपसे जो कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं वो अभी आगे आप पढ़ोगे, यहाँ से जो ये इनकम मेथड है यहाँ से आपसे चीजें पूछी जाती है। अब एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर क्या है, इट इज एन अल्टरनेटिव मेथड टू कैलकुलेट द जीडीपी। ये एक दूसरा तरीका है किसका, जीडीपी को कैलकुलेट करने का। जीडीपी क्या है हमें पता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपने न्यूज में काफी बार सुना भी होगा, कंट्री की जीडीपी है इतनी चल रही है, इतने परसेंटेज पे चल रही है, वो आपका जीडीपी होता है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। अल्टरनेटिव मेथड है जीडीपी को कैलकुलेट करने का। अंडर दिस मेथड क्या होता है, द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ ईयर आर कैलकुलेटेड बाय लुकिंग ऑन द एक्सपेंडिचर मेड बाय डिफरेंट सेक्टर। इन दिस मेथड फॉलोइंग एक्सपेंडिचर आर एडेड। अब देखो वहां पर हम देख रहे थे पिछले ग्रॉस वैल्यू एडेड के अंदर कि हमने कुछ चीजों को हटा दिया था जो भी बीच का खर्चा था, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हम डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर जो बीच के एक्सपेंडिचर है उन सभी को ऐड करते हैं। कौन कौन से को ऐड करते हैं, द फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर मेड बाय द फर्म ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अदर फर्म। फिर हाउस होल्ड विच अंडरटेक कंजप्शन एक्सपेंडिचर और वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल इन्वेस्टमेंट है एक्सपेंडिचर इंक्योर्ड बाय अदर फर्म्स ऑन द कैपिटल गुड्स। फिर एक्सपेंडिचर बोथ कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट, द एक्सपोर्ट रिवेन्यू दैट द फर्म्स अर्न बाय सेलिंग देयर गुड्स एंड सर्विसेज अब्रॉड। इन सारी चीजों को ऐड कर कर हम जब चीजें कैलकुलेट करते हैं तो वो भी हमारा अल्टरनेट मेथड हो जाता है जीडीपी को कैलकुलेट करने का। ठीक है, अब समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं देना है, आप यहाँ पर इकोनॉमिक्स में पीएचडी नहीं करने वाले। अब इनकम मेथड के ऊपर आ जाओ जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और इसको समझना पड़ेगा, चॉइस है नहीं। अब क्या है, द सम ऑफ final expenditure in the economy must be equal to the income received by
ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टेकन टुगेदर। इतना समझ आया? यहाँ तक तो कुछ नहीं है कि जो फाइनल एक्सपेंडिचर हुआ इकोनॉमी के अंदर वो इक्वल होना चाहिए कितना, जितनी इनकम सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिलाकर हमें मिली। अब फाइनल एक्सपेंडिचर ब्रैकेट में दिया हुआ है इज द स्पेंडिंग ऑन फाइनल गुड, इट डज नॉट इंक्लूड स्पेंडिंग ऑन इंटरमीडिएट गुड। अब जो फाइनल एक्सपेंडिचर कौन सा होता है, जो फाइनल गुड के ऊपर पैसा खर्च हुआ, ना कि जो पैसा इंटरमीडिएट गुड पर खर्च हुआ। यानी जो पैसा एक बिस्किट बनाने पे खर्च हुआ, जो एक्सपेंडिचर बिस्किट के ऊपर खर्च हुआ, वो इंटरमीडिएट गुड्स जो यहाँ पर बीच में जो आपका फ्लोर आया या फिर वीट से फ्लोर बना, उन चीजों को हटा दो, सिर्फ जो बिस्किट बनाने के ऊपर खर्च हुआ वो है क्या है आपका फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर। यहाँ पर आप एग्जांपल किसी और का भी ले सकते हो, आप मैगी का एग्जांपल ले सकते हो। अब मैगी मैदा से बनी है वो प्रॉब्लम नहीं है, मैदा के ऊपर क्या खर्चा हुआ वो नहीं, सिर्फ जो मैगी के ऊपर जो फाइनल मैगी की पैकेजिंग हुई उसके ऊपर जो एक्सपेंडिचर खर्च हुआ वो है आपका फाइनल एक्सपेंडिचर। अब है revenue earned by the firms put together must be distributed among the factors of production, land, labor, capital and entrepreneurship as salary, wages, profit, interest, earning and rents. Let there be m number of households in the economy. Therefore, GDP under this method is obtained by adding up salary, wages, profit, interest, earning and rent. इस तरीके से क्या हो जाएगा आपका जीडीपी यहाँ पर कैलकुलेट होगा। अब कुछ बेसिक टर्म्स को समझो फिर समझेंगे व्हाट इज जीडीपी और हाउ टू कैलकुलेट जीडीपी। सबसे पहले है नेट प्रोडक्शन टैक्सेस। Production taxes and subsidies that are paid or received in relation to production and are independent of the volume of production such as land revenue, stamp and registration fees. तो आपका नेट प्रोडक्शन टैक्स क्या हो जाता है, इज इक्वल टू प्रोडक्शन टैक्सेस माइनस प्रोडक्शन सब्सिडीज। अब इंडिया के अंदर एक सब्सिडीज का भी कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पर आपको पूछा जाए नेट प्रोडक्शन टैक्सेस क्या है, तो उसके अंदर क्या होगा, एक कंपनी ने चाहे उसने मैगी बनाई चाहे उसने बिस्किट बनाई, उसको ये बना फाइनल प्रोडक्ट तक लाने के लिए उसने जो भी टैक्सेस पे की वो टैक्सेस, और कुछ गवर्नमेंट ने, अगर आप किसी पर्टिकुलर हर सेक्टर में गवर्नमेंट की अपनी अपनी सब्सिडीज चलती हैं, अब जो सब्सिडीज थी उन टैक्सेस में से जब आप उन सब्सिडीज को माइनस करोगे, क्योंकि सब्सिडीज के अंदर तो कंपनी का फायदा होता है, जितनी ज्यादा सब्सिडी उतना ही कंपनी का फायदा, तो वह उन जो प्रोडक्शन के टाइम पर जो सब्सिडीज उनको मिली उनको माइनस किया, और जो टैक्स किसके में से, जो प्रोडक्शन करने के लिए किसी पर्टिकुलर गुड के उन्होंने टैक्सेस लगे, उसमें से जब प्रोडक्शन सब्सिडी को माइनस किया तो क्या आता है, नेट प्रोडक्शन टैक्स आता है। हो गया नेट प्रोडक्शन टैक्सेस। प्रोडक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज आर पेड और रिसीव्ड पर यूनिट और प्रोडक्ट। एग्जांपल एक्साइज टैक्स, सर्विस टैक्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ड्यूटीज एक्सेट्रा। इसीलिए हम फिर दोबारा यही बताया गया, नेट प्रोडक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू प्रोडक्ट टैक्सेस माइनस प्रोडक्ट सब्सिडीज। अब आती है फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट होता है इट इंक्लूड्स ओनली द पेमेंट ऑफ टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इट डज नॉट इंक्लूड एनी टैक्स और सब्सिडीज। मतलब कौन सी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या होगा, आपकी एक कंपनी है, बिस्किट पर है तो बिस्किट पर ही रहेंगे। अब बिस्किट बनाने की कंपनी, उसके लिए आपके पास लैंड होगा, वो लैंड भी आपने रेंट पर ले रखा होगा, उसके भी पैसे लग रहे होंगे। आपके पास उसके लिए मशीन आई होगी, मशीन्स हैं रेंट पर नहीं होंगी, खरीदी होंगी, उन पर भी पैसा लग रहा होगा। अब इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी दे रहे होंगे, वो सभी क्या, उन सभी में भी क्या हो रहा है, पैसा खर्च हो रहा है। टैक्सेस को छोड़ दो, जो आप टैक्सेस प्रोड्यूस कर रहे हो, जो आप टैक्सेस दे रहे हो, क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स भी दे रहे हो ना कंपनी चलाने का, उसको छोड़ दो। सिर्फ फैक्टर्स के ऊपर, लैंड के ऊपर, मशीन के ऊपर, इन चीजों के ऊपर जो भी आपका खर्चा हुआ, लेबर के ऊपर, इन चीजों के ऊपर जो आपका खर्चा हो रहा है किसी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए, वो आपकी क्या होती है, वो आपकी होती है फैक्टर कॉस्ट। Basic prices in addition to the factor cost, they include the net production taxes but not net product taxes. अब बेसिक प्राइसेस में क्या होता है कि वो फैक्टर कॉस्ट को इंक्लूड करते हैं, जो भी जिस तरीके से उनका बन रहा है, साथ में उसके क्या करते हैं, नेट प्रोडक्शन टैक्सेस, जो उस आइटम को प्रोडक्ट बनाने के लिए, खाने लायक, पहनने लायक, जो भी बनाने के लिए, उसको फाइनल प्रोडक्ट की शेप देने के लिए, उसके जो बीच के रास्ते में जो उन्होंने टैक्सेस ली,
उनको देने पड़े, उसको ऐड कर कर और साथ में फैक्टर कॉस्ट को ऐड कर कर क्या इंक्लूड होता है, आपका बेसिक प्राइस होता है। इसके अंदर प्रोडक्ट के ऊपर जो टैक्सेस लगेंगे बाद में वो इंक्लूड नहीं होते बेसिक प्राइसेस के अंदर। अब आ जाते हैं मार्केट प्राइस, जिस प्राइस के ऊपर आपको कोई सामान मार्केट के अंदर मिलता है उसके अंदर क्या होता है, नेट प्रोडक्ट टैक्सेस आर एडेड टू द बेसिक प्राइस। उस टाइम क्या होता है, बेसिक प्राइस के अंदर जो फैक्टर कॉस्ट होती है वो तो बेसिक प्राइस में इंक्लूड होगी। अब फैक्टर कॉस्ट भी बेसिक प्राइस भी सब मिलाकर और साथ में जो आपका टैक्स लगता है, जैसे आज के टाइम पर मैक्सिमम प्रोडक्ट पे आपका जीएसटी लगता है, उसको भी मिलाकर जो फाइनल प्राइस होगा उस प्राइस पर आपको क्या है, मार्केट के अंदर प्रोडक्ट मिलता है। ये सारी चीजें मिलाकर फिर आपको जो प्रोडक्ट मार्केट में आप खरीद रहे हो वो आपको मिलता है। तो ये थे तीनों, फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइस और मार्केट प्राइस। अब यहाँ पर एक दे रखा है, इन इंडिया द मोस्ट हाईलाइटेड मेजर ऑफ नेशनल इनकम हैज बीन द जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। मोस्ट हाईलाइटेड तरीका हमारा क्या है नेशनल इनकम के लिए, यहाँ इंडिया के अंदर जीडीपी को फैक्टर कॉस्ट पे काउंट करना। द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस हैज बीन रिपोर्टिंग द जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट एंड एट मार्केट प्राइस। वो दोनों के ऊपर जो है हमारा सीएसओ जो ऑफिस है वो दोनों के ऊपर हमें जीडीपी हाईलाइट करता है। इन इट्स रिवीजन इन January 2015, the CSO replaced GDP at factor cost with the GVA at basic price and GDP at market price, which is now called only GDP, is now the most highlighted measure. अब फर्क क्या है, देखो 2015 से पहले क्या होता था कि जो CSO था वो दो तरीके से जीडीपी बताता था हमें, एक फैक्टर कॉस्ट के ऊपर बता दी जो अभी हमने पीछे देखा, और एक मार्केट प्राइस के ऊपर। अब चेंजमेंट हो गया 2015 के बाद। अब चेंजमेंट क्या है कि अब हम जो जीडीपी है उसको फैक्टर कॉस्ट के ऊपर काउंट कर कर हमें नहीं बताया जाता। अब उसको रिप्लेस किससे कर दिया गया है, जीवीए से। उसको रिप्लेस कर दिया गया है जीवीए से। और जो जीडीपी आज के टाइम पर हमें पता चलता है, जो गवर्नमेंट का डाटा होता है, वो जीडीपी हमें किस पर पता चलता है, मार्केट प्राइस के ऊपर। तो ये यहाँ पर बताया गया। और जीवीए को किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, जीवीए एट बेसिक प्राइस। और ये आपको पता है व्हाट इज बेसिक प्राइस, व्हाट इज मार्केट प्राइस, व्हाट इज फैक्टर कॉस्ट। अब है सम अदर मैक्रो इकोनॉमिक आइडेंटिटीज। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं जीडीपी की। जीडीपी क्या होता है, इट मेजर्स द एग्रीगेट प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज टेकिंग प्लेस विद इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी ड्यूरिंग एन ईयर। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया working abroad and earning wages will be included in the GDP of that particular country, but not in the GDP of India. However, citizens of India even work abroad and contribute to the Indian economy from their earning outside the डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो देखो आपको सिंपल सा मतलब यहाँ पर यही समझ लो, व्हाट इज जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है जीडीपी। ठीक है, जीडीपी को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, जो फाइनल हमारा गुड्स होते हैं, सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू को काउंट करते हैं और उसके अपॉन में क्या होता है, जो भी पर्टिकुलर ईयर है उसको रखा जाता है, वो क्या हो जाता है, वो हमारा हो जाता है जीडीपी। अब यहाँ पर बताया ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी क्या होता है, इट मेजर्स द monetary value of all the finished goods and services produced by the country factors of production irrespective of their location। मतलब यहाँ पर जब हम जीडीपी कैलकुलेट कर रहे थे तो यहाँ पर हमने वो इनकम कैलकुलेट नहीं की जो इंडिया से बाहर इंडियंस जो हैं जनरेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जब हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को देखते हैं तो यहाँ पर हमारा एक एडिशन क्या होता है कि जीडीपी को तो एज इट इज ले लिया यहाँ पर जो भी है, प्लस उसके साथ क्या किया, नेट फैक्टर इनकम जो बाहर से भी इंडियंस के थ्रू इनकम है उसको भी यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब यहाँ बताया गया जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस फैक्टर इनकम अर्न बाय द डोमेस्टिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एम्प्लॉयड इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। फैक्टर इनकम अर्न बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एम्प्लॉयड इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। तो ये सारी बात यहाँ पर बताई गई है। अब यहाँ पर एक टर्म और दी गई है, इसका मतलब क्या है, फैक्टर इनकम अर्न बाय द डोमेस्टिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एम्प्लॉयड इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। Factor income earned by the factors of production of the rest of the world employed in the domestic economy, मतलब जो बाहर से इंडिया के अंदर, is called as net factor income from abroad। अब यहाँ पर बताया गया नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है। अगर आपको यहाँ पर कंफ्यूजन लग रही है, क्योंकि यहाँ पर तो मुझे एज एनसीईआरटी के तरीके से ही आपको बताना पड़ेगा, तो प्लीज वॉच माय नेशनल इनकम अकाउंटिंग वीडियो, वहां पर आपको बहुत इजी सारी चीजें लगेंगी। नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है,
इट इज द नेट वैल्यू ऑफ नेशनल आउटपुट आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग डेप्रिसिएशन, मतलब कि जब आप डेप्रिसिएशन को हटा दो उसके बाद जो आपकी इनकम बचती है वो क्या हो जाती है, एनएनपी। यानी डेप्रिसिएशन क्या है, सर्टेन अमाउंट ऑफ कैपिटल विच इज कंज्यूम्ड ड्यू टू वियर एंड टियर। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ तो नुकसान भी हमने झेला ही होगा पूरे साल के अंदर। जब आप उसको माइनस कर देते हो तो आपका क्या आता है, एनएनपी आता है। It does not form the part of anyone's income and hence should be deducted to get a more accurate measure। अब देखो सिंपल लैंग्वेज में सारी चीजें छोड़ो, सिंपल समझो। जीडीपी निकाल लिया, जीडीपी निकाला, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी कैसे निकाला, फाइनल गुड्स को ऐड कर कर। फाइनल गुड्स में ऐड किया मतलब आपने बिस्किट को ऐड किया, आपने मैगी को ऐड किया। मैगी बनाने के लिए जो मैदा लगा उसको आपने ऐड नहीं किया, बिस्किट बनाने के लिए जो आटा लगा उसको आपने ऐड नहीं किया। आपने फाइनल गुड्स को ऐड किया एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर, आपका जीडीपी आपके पास आ गया। जीडीपी आने के बाद उसी जीडीपी के अंदर जो आपकी नेट फैक्टर इनकम है, नेट फैक्टर इनकम है कहाँ से, अब्रॉड से, जो अब्रॉड से आपके पास पैसा आ रहा है उसको आपने ऐड किया तो आपका क्या निकल गया, जीएनपी निकल गया। यहाँ तक हो गया। अब उसी जीएनपी में से इंडिया को जो भी उस पर्टिकुलर ईयर के अंदर नुकसान हुआ किसी भी रीजन की वजह से, जो भी इनकम का नुकसान हुआ उसको हमने हटा दिया जीएनपी में से। जीएनपी में से उसको हटाने के बाद हमारे पास क्या निकलती है, एनएनपी, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो इस तरीके से ये तीनों, सबसे पहले आपको जीडीपी निकालना पड़ेगा, जीडीपी से हमारा जीएनपी आ जाएगा, जीएनपी निकालने के बाद उसमें से जब डेप्रिसिएशन को, नुकसान को हम माइनस करेंगे तो हमारा एनएनपी आ जाएगा। अब है पर्सनल इनकम। इट इज दैट पार्ट ऑफ द नेशनल इनकम विच इज रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड। अगर आप जॉब कर रहे हो, वो कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो तो उससे आपको इनकम आ रही है। फॉलोइंग अमाउंट्स आर टू बी एडजस्टेड फॉर द इन द एनआई टू ऑब्टेन पर्सनल इनकम। अब है सबसे पहले अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट क्या होता है, द पार्ट ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म्स एंड गवर्नमेंट इंटरप्राइजेस विच इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। वो प्रॉफिट जिसको कि एक प्रोडक्शन के लिए यूज नहीं किया जाता वो क्या हो जाता है, एक अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो जाता है, जिसको दोबारा से, मतलब आपके पास प्रॉफिट आ गया पर उस प्रॉफिट को आपने दोबारा से मतलब कोई चीज प्रोड्यूस करने के लिए यूज नहीं किया और अपने पास ही रख लिया उस चीज को, वो हो जाता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अब है कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है, विच इज इम्पोज्ड ऑन द अर्निंग्स मेड बाय द फर्म्स एंड डज नॉट एक्योर टू द हाउस होल्ड। अब ये किसके ऊपर लगता है, जो अर्निंग फर्म ने की है उसके ऊपर जो टैक्स लगा हो गया आपका कॉर्पोरेट टैक्स। अब यहाँ पर दे रखा है नेट इंटरेस्ट पेमेंट मेड बाय हाउस होल्ड्स। द इंटरेस्ट पेड बाय द हाउस होल्ड्स टू द फर्म्स और द गवर्नमेंट फॉर एनी पास लोन बोरोइंग ऑफ एनी काइंड टेकन बाय देम एडजस्ट बाय एनी इंटरेस्ट पेमेंट दैट द हाउस होल्ड में रिसीव फ्रॉम द फर्म्स और गवर्नमेंट। तो वो क्या हो जाता है आपका नेट इंटरेस्ट पेमेंट, इसमें और ज्यादा कुछ नहीं है। फिर ट्रांसफर पेमेंट्स टू द हाउस होल्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड फर्म्स। ट्रांसफर पेमेंट एट द हाउस होल्ड रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट एंड फर्म्स क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल जो पेंशन होती है, स्कॉलरशिप होती है, प्राइजेस होते हैं जो आपको मिलते हैं, वो क्या होती है, ट्रांसफर पेमेंट्स होती हैं। अब आप गवर्नमेंट से भी मिलती है, फर्म से भी मिलती है, काफी फर्म्स ऐसे हैं जो आपको पर्टिकुलर किसी न किसी चीज के लिए स्कॉलरशिप वगैरह प्रोवाइड करती रहती है। तो यहाँ पर बताया गया है पर्सनल इनकम के बारे में। अब है पर्सनल डिस्पोजल इनकम। ये क्या होती है, इट रेफर्स टू पर्सनल इनकम माइनस टैक्सेस एट पर्सनल लेवल। कि आपके जो आपकी पर्सनल इनकम है उसमें से भी आपको टैक्स तो देना है। मान लो आपकी साल की पर्सनल इनकम 15 लाख है तो उसमें से कुछ टैक्स भी जाएगा, उसको जब उसमें से टैक्स को माइनस कर दिया जाएगा आपकी पर्सनल इनकम में से, तो वो क्या आ जाएगी, आपकी पर्सनल डिस्पोजल इनकम आ जाएगी। The personal tax payment, income tax, etc., and non-tax payments such as fines, etc., are deducted from personal income, and then we obtain what is known as personal disposal income, जो अभी हमने ऊपर बात की। अब है नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, इट इज गिवन एन एस्टिमेट अबाउट द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट द डोमेस्टिक इकोनॉमी हैज एट इट्स डिस्पोजल। अब ये कैसे निकलेगी, नेट नेशनल प्रोडक्ट निकाल लिया हमने मार्केट प्राइस के ऊपर, उसके अंदर प्लस करो other current transfer from the rest of the world। other current transfer from rest of the world के अंदर क्या इंक्लूड हो जाते हैं, कोई भी अकाउंट ऑफ गिफ्ट्स एड्स जो आपको वर्ल्ड लेवल से रिसीव हुआ हो। बात आ जाती है प्राइवेट इनकम क्या होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट करना तो पड़ेगा। प्राइवेट इनकम क्या होता है, इज इक्वल टू फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्योरिंग टू द प्राइवेट सेक्टर, उसके अंदर प्लस किया नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट जो होता है, क्योंकि नेशनल डेप्ट भी तो है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट होता है वो प्लस किया
नेशनल फैक्टर इनकम जो अब्रॉड से आई, उसके अंदर प्लस किया हमने करंट ट्रांसफर जो गवर्नमेंट से हुए, प्लस किया अदर नेट ट्रांसफर जो अदर वर्ड से हमें गिफ्ट वगैरह रिसीव हो। उन सारी चीजों को करने के बाद क्या आता है हमारा प्राइवेट इनकम। अब यहाँ बात की गई नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मत भूलना। पर्सनल प्राइवेट इनकम निकालना भूल भी जाओ तो चलेगा, पर्सनल प्राइवेट इनकम आपसे नहीं पूछी जाती। मेनली देखो मैं आपको ये बता देती हूँ, आपको सब कुछ समझ ना आए, ठीक है, क्योंकि हमें इकोनॉमिक्स से मास्टर नहीं करनी। आपको जीडीपी नहीं भूलना, जीएनपी नहीं भूलना, नेट नेशनल प्रोडक्ट नहीं भूलना, उसके अलावा ये बीच का जो है भूल जाओगे चलेगा। फिर आपको नॉमिनल एंड रियल जीडीपी जो है उसको नहीं भूलना है। अब दोनों में फर्क क्या होता है वो बता देखो। रियल जीडीपी क्या होता है, इट इज कैलकुलेटेड इन अ वे सच दैट द गुड्स एंड सर्विसेज आर इवैल्यूएटेड एट सम कांस्टेंट सेट ऑफ प्राइस एज दीज प्राइसेस रिमेन फिक्स्ड। द चेंज इन रियल जीडीपी ओवर डिफरेंट ईयर आर थस ओनली व्हेन द रियल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन जो है अंडरगोस चेंजेस। मतलब कि रियल जीडीपी क्या होता है, जिसको हम निकालते हैं एक बेस ईयर के साथ सेलेक्ट करके। अब एक होता है नॉमिनल जीडीपी, एक होता है रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी फॉर एग्जांपल 2024 का निकाल रहे हैं तो उसके अंदर हमारा ईयर भी कौन सा होगा, 2024 ही होगा। जब हम रियल जीडीपी निकालते हैं तो हम किसी एक ईयर को बेस ईयर लेकर चलते हैं। फॉर एग्जांपल मान लिया बेस ईयर है आपका 2011-12, अब तो बेस ईयर चेंज हो गया, पहले था 2011-12 को आपने बेस ईयर माना, तो इसको बेस ईयर माना और आप चाहे बात कर रहे हो 2023 के जीडीपी के, 2023 का जो आपका हमने पूरा फाइनल प्रोडक्ट्स को एड ऑन किया उसको फिर हम कंपेयर करेंगे किस कौन से ईयर के साथ, 2011 के 12, जिससे कि हमें एक इम्प्रूवमेंट के बारे में पता चलता रहे कि हाँ हमारी इकोनॉमी के अंदर कितनी इम्प्रूवमेंट आ रही है, हमारा जीडीपी एक्चुअल में ग्रो कर रहा है या फिर हमें लग रहा है कि वो ग्रो कर रहा है। तो मतलब सारी चीजें हमें यहाँ से पता चलती रहे। उसके लिए ये होता है that it provides a more precise picture of a national actual rate of economic growth. When calculating real GDP, a base year is selected to control for inflation. क्यों? ताकि हमें पता चलता रहे कि जितना जीडीपी हमारा बढ़ा है, क्यों महंगाई भी हर साल बढ़ती है, इन्फ्लेशन भी बढ़ता रहता है, तो जितनी हमारी महंगाई बढ़ी है उसके अकॉर्डिंग भी अगर हम देख रहे हैं सालों से चीजों को मिलाकर तो भी हम प्रॉफिट में जा रहे हैं, माइनस में जा रहे हैं, हम ग्रो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसीलिए एक बेस ईयर को सेलेक्ट किया जाता है। अब नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, सिंपली द जीडीपी विच इज कैलकुलेटेड एट द करंट प्रीवेलिंग प्राइस, जो करंट प्राइसेस के ऊपर कैलकुलेट कर लिया जाता है, तो उससे क्या होता है हमें करंट के बारे में पता चलता है। वहीं जब रियल जीडीपी को हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ 10 से 15 साल पहले हम इस पोजीशन पे थे, अब इस पोजीशन पर है, इतनी महंगाई बढ़ी है, इस महंगाई के कंपेरिजन में इतना हमारा जीडीपी बढ़ा है, मतलब हमारी इकोनॉमी अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है। अब जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, रेशो होता है नॉमिनल जीडीपी से अपॉन में रियल जीडीपी, जिसको हम कहते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। अब बात आती है यहाँ पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, इट इज अनदर वे टू मेजर द चेंज ऑफ प्राइसेस इन एन इकोनॉमी। ये भी एक तरीका होता है जिससे हम इकोनॉमी के अंदर प्राइसेस को मेजर करते हैं। Generally expressed in percentage term, this is the index of prices of a given basket of commodities which are bought by the representative consumer. अब इसके अंदर क्या करेंगे, the prices for the said basket of commodities calculated for a predetermined base year and compared to the price for the same basket of commodities in the करंट ईयर। तो सेम जैसे नॉमिनल और रियल जीडीपी में करते हैं वैसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में करते हैं कि एक बार हमने एक बेस ईयर मान रखा है, उसके अकॉर्डिंग हमने कैलकुलेट कर लिया और साथ में हमने करंट प्राइसेस के ऊपर कैलकुलेट कर लिया। इससे क्या होगा, द इंक्रीज डिक्रीज ऑफ प्राइसेस इन द करंट ईयर ओवर द बेस ईयर जो होगा उसको हम परसेंटेज टर्म में रिप्रेजेंट कर लेंगे, जिससे हमें हमारी इकोनॉमी के जो हालात हैं उनके बारे में पता चल जाएगा। लाइक सीपीआई, द इंडेक्स फॉर होल सेल प्राइस इंडेक्स इज कॉल्ड होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो सीपीआई होता है, डब्ल्यूपीआई होता है, ये सारे आपके होते हैं। अब है जीडीपी एंड पीपल्स वेलफेयर। Generally, higher levels of GDP are understood as better prosperity and well-being for the people residing in that economy. तो सिंपल सी बात है, ज्यादा अच्छा जीडीपी होगा तो उतना ही ज्यादा अच्छा है। There are certain other factors जो होते हैं to consider apart from just GDP growth, जिनको हम देखते हैं। Uniformity in distribution of GDP. It is to be understood that if the GDP rise is only concentrated in the hands of few individuals, it may not mean increased prosperity for all residents of nation. तो देखो ये सिंपल सी बात क्या है, अब कंट्री का जीडीपी तो जब भी बढ़ेगा जब अगर जो स्पेसिफिक आपकी फर्म्स हैं, तो चलो जो नाम सबको पता होता है हम उन्हीं को डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू ऑल नो अबाउट अंबानी अडानी। अगर उन दोनों की वेल्थ भी सिर्फ बढ़ रही है और कंट्री में किसी की नहीं बढ़ रही, उनकी वेल्थ बढ़ती जा रही है, तो भी कंट्री का जीडीपी तो बढ़ेगा।
पर उससे क्या कंट्री की वेल्थ भी बढ़ रही है, कंट्री के अंदर प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है, क्या कंट्री के अंदर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, या फिर कंट्री के जो लोग हैं वो भी ग्रो हो रहे हैं? नहीं। इसीलिए माना जाता है जीडीपी का ग्रो होना जब ज्यादा बेटर है जब एक यूनिफॉर्मिटी हो कि हाँ कंट्री का हर इंसान ग्रो कर रहा है जिसकी वजह से जीडीपी ग्रो कर रहे हैं, जब भी हम कह सकते हैं कि जीडीपी के साथ साथ एक नेशन के जो रेसिडेंट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं ग्रो कर रहे हैं, प्रॉस्परस हो रहे हैं। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस क्या होते हैं? मैनी productive activities like the domestic services by the women at home, barter exchanges happening in the informal sector are not translated into monetary terms and hence often not counted in GDP estimates of country। अब देखो काम हमारी मम्मियाँ हैं या फिर किसी के फादर है, अगर आप हाउस होल्ड वर्क करते हो मतलब अपने खुद के घर में जो आप काम कर रहे हो उसके आपको पैसे नहीं मिलते, उसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं होती। आज भी हमारी कंट्री के अंदर बार्टर सिस्टम होता है कि मैंने आपको गेहूं दिया, आपने फिर बदले में चावल दे दिया, आपने बदले में कोई एसेंशियल चीज दे दी। तो वो चीजें क्या होती है, वो चीजें मॉनेटरी वैल्यू में काउंट नहीं होती और वो भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस रखती है। फिर है एक्सटर्नलिटीज। एक्सटर्नलिटीज क्या करती है? रेफर करती है बेनिफिट्स a firm or an individual causes to another for which they are not paid। एग्जाम्पल ले लो, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्री मैनी pollute a local river or lake impacting the fish in the water body and in turn hampering the catch that the fisherman may be able to obtain। अब कहीं ना कहीं आप एक फिशरमैन का नुकसान तो कर रहे हो बट वो चीजें क्या है, वो तो काउंट ही नहीं हो रही ना कि रिवर पॉल्यूट होने की वजह से फिशेस की डेथ हो रही है जो कहीं ना कहीं और किसी फील्ड के अंदर नुकसान दे रही है। वो चीजें, उन चीजों को हम काउंट ही नहीं करते। अब है इंटरेस्टिंग पॉइंट, फाइनल गुड क्या होता है? प्रोडक्ट्स विल नॉट गो थ्रू एनी फर्दर स्टेज, जो मतलब अब उसको हम आगे किसी फर्दर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में यूज नहीं करेंगे। जैसे आपका मैगी है, मैगी का पैकेट है वो सीधा घर पर आएगा, उसको बनाकर खा लिया जाएगा, या फिर उसको आप दुकान पर भी बनवा कर खा रहे हो तो वो उसके आपको चार्ज ले रहा है, पर उसको और उस मैगी से आगे कोई प्रोडक्ट नहीं बनाया जा रहा। बिस्किट है, बिस्किट पैकेट के अंदर पैक हो गया, चिप्स है पैकेट के अंदर पैक हो गए, उनसे आगे कुछ नहीं बनाया जाएगा। तो वो चीजें हैं। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखी हुई हैं, एक बार इनको गो थ्रू कर लेना। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा मनी एंड बैंकिंग। मनी क्या होता है? पैसा एक कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि इंडिया के अंदर या वर्ल्ड के अंदर आप पैसे दो और उसके बदले में आप कुछ भी खरीद सकते हो, बस पैसे आपको उतने ही देने जितने उस चीज की वैल्यू हो। सिंपल सा अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज फंक्शंस ऑफ मनी, पहला मीडियम ऑफ एक्सचेंज, बाय ओवरकमिंग द लिमिटेशन ऑफ डबल coincidence of bonds money act as a medium in terms of which different commodities can be measured and hence exchange। अब देखो डबल coincidence of bonds क्या होता है कि मान लो आपको जरूरत है राइस की, सामने वाले को जरूरत है वीट की, आपने उससे वीट दिए और साथ में राइस ले ली, तो वो तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स हो गया कि आपको जो चाहिए था वो उसके पास था, उसको जो चाहिए था वो आपके पास था। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं हो सकता, वहां पर क्या काम आता है? पैसा काम आता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरीके से, आपको जो चाहिए आप पैसे देकर खरीद सकते हो। यूनिट ऑफ अकाउंट क्या होता है? द वैल्यू ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज जो होते हैं वो मनी की फॉर्म में एक्सप्रेस होते हैं। किसी की रिस्ट वॉच है, रिस्ट वॉच की वैल्यू 500 रुपए दिए आपको रिस्ट वॉच मिल जाएगी। किसी चीज की वैल्यू 1000 रुपए दिए और आपको मिल जाएगा। स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी इज नॉट पेरिशेबल एंड इट्स स्टोर्स कॉस्ट आर ऑल्सो कंसिडरेबली लोअर, यानी कि आप इसको बहुत टाइम तक क्या कर सकते हो, इसको स्टोर कर सकते हो। और स्टोर करने से क्या होता है, पैसे 100 रुपए है तो वो 100 रुपए ही रहेगा, ना उसकी वैल्यू कम होगी ना 100 रुपए से उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। और मनी को स्टोर करना इजी है एज कम्पेयर टू आप अगर अदर चीजों को देखोगे तो वहां पर मनी को स्टोर करना इजी है। फिर डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी। डिमांड फॉर मनी ये क्या बताता है? टेल्स अस एज टू व्हाट मेक्स पीपल डिजायर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। वो किससे एक इंसान को, एक किसी को भी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी चाहिए, वो किस तरीके से डिटरमाइन होता है? पहला वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन, मनी इज रिक्वायर्ड टू कंडक्ट ट्रांजेक्शन के लिए हमें मनी की जरूरत होती है। दूसरा इनकम लेवल, क्वांटम ऑफ ट्रांजेक्शन डिपेंड्स ऑन द इनकम लेवल, आप ज्यादा से ज्यादा कब एक मनी का ट्रांजेक्शन कर सकते हो? जब आपका इनकम लेवल ज्यादा हो। अगर इनकम ही नहीं है तो मनी का ट्रांजेक्शन करोगे कैसे? तो राइज इन इनकम विल लीड टू राइज इन डिमांड फॉर मनी, जितना लोगों की इनकम बढ़ेगी उतनी मनी की डिमांड भी क्या होगी? बढ़ती चली जाएगी। इंटरेस्ट रेट क्या होता है? हायर इंटरेस्ट रेट है, डिमांड फॉर मनी कम्स डाउन एज पीपल पार्क देयर मनी सेविंग्स इन इंटरेस्टिंग अर्निंग बैक डिपॉजिट्स एंड वाइस वर्सा। अगर आपको कोई चीज हाई इंटरेस्ट रेट पर मिल रही है तो आप उसको नहीं लोगे और उस चीज को क्या करोगे? अलग जगह पर उस मनी को सेव करने की कोशिश करोगे।
यहाँ पर फॉर नोट दिए हुए हैं, आप चाहो तो इनको गो थ्रो कर सकते हो। अब है सप्लाई ऑफ मनी के बारे में। मॉडर्न इकोनॉमी के अंदर मेनी फॉर्म्स ऑफ मनी इंक्लूडेड होता है। कैश होता है जो आपके पास नोट होते हैं, बैंक डिपॉजिट्स के अंदर। इसी तरीके से द सप्लाई ऑफ दीज आर क्रेडिटेड बाय टू टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन। दो टाइप से होते हैं। कैसे कैसे? सेंट्रल बैंक ऑफ द इकोनॉमी एंड कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम। सेंट्रल बैंक क्या है? हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। It is a very important institution in a modern economy. Almost every country has one central bank. Almost देखा जाए तो वर्ल्ड में सभी कंट्रीज के पास उनका एक सेंट्रल बैंक होता है। इंडिया को उनका सेंट्रल बैंक मिला 1935 में, जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम है क्या? करेंसी को इशू करना, ये मनी सप्लाई को कंट्रोल करना अलग अलग मेथड से। जैसे क्या करते हैं, आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जो बैंक रेट्स को इशू करता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस का यूज करता है, वेरियस रिजर्व रेशोस हैं आपके, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो, उन सारी चीजों को यूज करता है किसके लिए? मनी को इंडिया के अंदर कंट्रोल करने के लिए। आरबीआई का क्या काम है? इट एक्ट एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का बैंक क्या है? आरबीआई। इट इज द कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ द कंट्री इकोनॉमी। जो फॉरेन रिजर्व है वो भी उनको संभालने का काम है, आरबीआई का काम है। इट ऑल्सो एक्ट एज अ बैंक टू द बैंकिंग सिस्टम। जो बाकी बैंकिंग सिस्टम है हमारा, चाहे इसमें आपका एसबीआई है, एचडीएफसी, आईसीआई, एससीटी, जो भी बैंक है इंडिया के अंदर, उन सभी के लिए एक बैंक का काम कौन करता है? आरबीआई करता है। ये नोट है, इसको ध्यान से देखना। करेंसी इशूड बाय द सेंट्रल बैंक कैन बी हेल्ड बाय द पब्लिक और बाय द कमर्शियल बैंक एंड इज कॉल्ड हाई पावर्ड मनी और रिजर्व मनी और मॉनेटरी बेस, उसको हम बोलते हैं। अब बात की गई है कमर्शियल बैंक्स की। कमर्शियल बैंक्स के अंदर क्या होता है? दे एक्सेप्टेड डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक एंड लेट आउट पार्ट ऑफ दीज फंड्स टू दोज हु वांट टू बोरो। अब मतलब सिंपल सी बात है, कमर्शियल बैंक कौन सा है? तो जितने भी आपके आसपास बैंक दिख रहे हैं वो दे आर कमर्शियल बैंक्स। उनका काम क्या होता है कि आप अपने पैसे जो हैं वो वहां पर डिपॉजिट कर सकते हैं। अब उन्हीं डिपॉजिट्स में से क्या होता है कि जो बैंक होता है, जिनको लोन की जरूरत है, उनको लोन प्रोवाइड कर देता है। द इंटरेस्ट रेट पेड बाय द बैंक्स टू डिपॉजिटर इज लोअर देन द इंटरेस्ट चार्ज फ्रॉम द बोरोवर्स। अब बैंक के पास आपने जो पैसे डिपॉजिट किए हैं, कि मान लो आपने बैंक के अंदर 10,000 डिपॉजिट करके छोड़ रखे हैं, तो उन 10,000 के ऊपर जो आपको इंटरेस्ट बैंक देता है एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, अगर आपने 1 साल 2 साल वहां पे रखे, तो उनके ऊपर जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है बैंक से, वो इंटरेस्ट उस के कंपैरिजन में बहुत कम है जितना बैंक आपको लोन प्रोवाइड करने के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करता है एज कंपेयर टू दैट। आगे चलते हैं। दिस डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट जो होता है उसको हम कहते हैं स्प्रेड, एंड यही एक होता है प्रॉफिट जो एक बैंक बनाता है। किसके अंदर? कि वो लोन के ऊपर इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज करता है, आपके डिपॉजिट पैसे के ऊपर आपको कम इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करता है। तो जो बीच का डिफरेंस होता है वही क्या होता है? बैंक का प्रॉफिट होता है। Check use and debit cards make transaction more convenient and safer even when they do not earn any interest. चेक से और डेबिट कार्ड से आपकी जो पेमेंट का काम होता है वो आसान हो जाता है। However, a bank must balance its lending activities to ensure that sufficient funds are available to one to repay any depositor on demand to maintain depositor confidence। अब देखो, आपने कोई बैंक में पैसा सबमिट कर रखा है, डिपॉजिट कर रखा है, वो आप किसी भी टाइम ले सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि बैंक के अंदर 100 करोड़ डिपॉजिट है अलग अलग इंसान के, वो 100 करोड़ के 100 करोड़ लोन में दे देता है, नहीं। वो कुछ अमाउंट अपने पास रखता है ताकि कोई भी डिपॉजिटर जिसने अपने बैंक के पास पैसे संभाल रखे हैं वो आकर मांग ले तो बैंक उसको तुरंत वापस कर सके। अब बताया गया है मनी क्रिएशन बाय द बैंकिंग सिस्टम। मनी क्रिएशन क्या होता है? इज अ प्रोसेस बाय विच द मनी सप्लाई ऑफ अ कंट्री इज इंक्रीज, जिससे कि कंट्री के अंदर जो मनी सप्लाई है, पैसे की सप्लाई है, वो बढ़ती है। इसके लिए बैंक का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। मनी इज क्रिएटेड बाय बैंक्स थ्रू लेंडिंग एक्टिविटीज। बैंक कैसे पैसा बनाता है? लेंडिंग एक्टिविटीज से। बैंक्स कैन लैंड because they do not expect all the depositor to withdraw what they have deposited at the same time। अब बैंक के पास 500 इंसानों का पैसा जमा है, तो ऐसा नहीं है कि वो 500 के 500 जो है एक ही दिन पैसे मांगने वापस आ जाएंगे। इसलिए बैंक क्या करता है, उन्हीं 500 का जो पैसा है उन्हीं में से कुछ अमाउंट तो सेव रख लेता है। जैसे मान लो 10% उसने पैसा जो है वो उसने खुद के पास रख लिया ताकि कोई इंस्टेंटली मांगने आ जाए दे। उसके अलावा को क्या करता है, वो लोन प्रोवाइड करने लग जाता है और लोन से इंटरेस्ट मिलता है उसको, जिससे कि क्या होता है, मनी सप्लाई जो होती है इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि 500 इंसानों का पैसा जमा है तो 500 के 500 एक दिन में नहीं मांगने आएंगे। अब बात की गई है मनी मल्टीप्लायर। ये क्या कॉन्सेप्ट होता है? इट इज अ कॉन्सेप्ट थ्रू विच मनी क्रिएशन बाय द बैंकिंग सिस्टम कैन बी अंडरस्टूड, जिससे हम समझते हैं कि बैंकिंग सिस्टम जो होता है मनी क्रिएट कैसे करता है। समझ के देखो। एज्यूम दैट अ बैंक गेट्स एन इनिशियल डिपॉजिट ऑफ ₹100।
द CRR फॉर इंस्टेंट इज से 10%। CRR क्या होता है, यहाँ मेंशन कर देती हूँ, CRR कैश रिजर्व रेशियो जो होता है CRR होता है 10%, मीनिंग दैट द बैंक कैन लेंड 90% ऑफ द डिपॉजिट विच इज 90%। अब मतलब क्या है, समझो CRR होता क्या है वो समझो। CRR होता है कि मान लो बैंक के पास 100 करोड़ रुपए इन्वेस्टेड है अलग अलग लोगों के। अब CRR का मतलब देखो, CRR पहली बात तो RBI फिक्स करता है। अब 100 करोड़ है, RBI ने CRR को फिक्स किया है 10% पे। तो मतलब क्या है, इन 100 करोड़ में से जो 90 करोड़ रुपए हैं वो बैंक आगे लोन के लिए यूज कर सकता है। 10 करोड़ वो अपने पास सेव रखेगा ताकि इंस्टेंटली कोई उससे मांगने आ जाए तो वो दे सके। तो वो हो गया आपका CRR। अब क्या है, फॉर दीज ₹90 दैट हैव बीन लेंट अ न्यू अकाउंट इन द नेम ऑफ द बोरोवर विल बी ओपन इन द बैंक। आफ्टर ओपनिंग अ न्यू बैंक अकाउंट द total digit with the bank is ₹100 plus 90 is equal to 190. Now if again 90% of this amount would be lent, this cycle will continue till the required reserve will itself become the original 100। तो इस तरीके से क्या है, बैंक अपना पैसा बढ़ाता रहता है। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, मनी मल्टीप्लाई कहते हैं। एंड इट इंक्रीजेस द मनी सप्लाई टिल द एक्सटेंट ऑफ 1 कैश रिजर्व रेशो। मतलब क्या होता है कि आपका जो कैश रिजर्व रेशो है वो उससे डबल जो है नहीं हो जाता। Thus with the cash reserve ratio of 10%, initial deposits of ₹100 create deposits of 1/10% into में 100 is equal to ₹1000। तो धीरे धीरे करके ऐसे क्या होता है कि जो बैंक का पैसा है वो बढ़ता रहता है। अब लिमिटेशन क्या है क्रेडिट क्रिएशन की, द RBI determine a limit on the amount that bank can lend to ensure that नो बैंक इज ओवर लैंडिंग। तो आरबीआई ने लिमिट कर रखा है कि ये जो भी बैंक है, बैंक के साइज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि एसबीआई के पास ज्यादा है और जो रूरल बैंक्स होते हैं उनके पास थोड़ी कम होती है कैपेसिटी। तो इस तरीके से आरबीआई लिमिट करता है बैंक्स को कि आप कितना पैसा लैंड कर सकते हो, कितना नहीं कर सकते हो। इट ऑल्सो डिसाइड अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स विच एवरी बैंक मस्ट कीप एज रिजर्व। साथ में आरबीआई इस चीज के ऊपर भी लिमिट बनाता है कि बैंक को कितना पैसा अपने पास रखना है। दिस इज कॉल्ड द रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो और रिजर्व रेशो, और जिसी को हम कहते हैं CRR कैश रिजर्व रेशो। अब वो हर बैंक के लिए अपना अपना होता है। जो बड़े बैंक्स होते हैं उनको थोड़ा ज्यादा रखना होता है, जो छोटे बैंक्स उनको कम रखना होता है। CRR इज द परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट विच अ बैंक मस्ट कीप एज कैश रिजर्व विद द बैंक। ये भी हमें समझना होगा कि CRR कैश नाम में आ गया कि इतना तो पैसा बैंक को कैश में ही रखना है, कितना बैंक से कोई मांगे तो वो कैश में ही उस चीज को दे सके। अपार्ट फ्रॉम CRR बैंक्स आर आल्सो रिक्वायर्ड टू कीप सम रिजर्व्स इन लिक्विड फॉर्म, जिसको हम कहते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो SLR। लिक्विड फॉर्म में क्या होता है कि बैंक ने कुछ पैसा जो है बॉन्ड्स की फॉर्म में अपने पास रख लिया या फिर गोल्ड की फॉर्म में। तो लिक्विड फॉर्म में भी बैंक को कुछ पैसा रखना होता है, कुछ अमाउंट ऑफ मनी रखनी होती है, उसको हम कहते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। पॉलिसी टूल्स टू क्रिएट मनी सप्लाई। अब ऐसी कौन सी पॉलिसी टूल्स है जो मनी सप्लाई के लिए क्रिएट की जाती है। आरबीआई काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आरबीआई का काम सिर्फ करेंसी को इशू करना नहीं है, उसका काम क्या है, कॉमर्शियल बैंक्स को फंड्स प्रोवाइड करना भी है। बीइंग रेडी टू लैंड टू द बैंक्स एट ऑल टाइम इज अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है आरबीआई का एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। तो आरबीआई क्या है, कुछ क्वांटिटेटिव एज वेल एज कुछ क्वालिटेटिव मेथड्स को यूज करता है मनी सप्लाई को मार्केट के अंदर कंट्रोल करने के लिए। अब पहले देखते हैं क्वांटिटेटिव कौन से मेथड है जो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यूज करता है जिससे कि कंट्री के अंदर मनी सप्लाई बनी रहे, अच्छी तरीके से चलती रहे। जिसके अंदर सबसे पहले आपका आ जाता है CRR, हमने देख लिया कैश रिजर्व रेशो आरबीआई का काम है डिसाइड करना। SLR भी आरबीआई का काम है, आरबीआई डिसाइड करता है कि कितने परसेंट जो है अभी फिलहाल लिक्विड फॉर्म में जो है बैंक के पास रहना चाहिए। फिर बैंक रेट हो गया, ओपन मार्केट ऑपरेशंस हैं, ये सारी चीजें क्या है टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ, बैंक रेट तो अब यूज नहीं होता, टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी इन द मार्केट। टू कंट्रोल मनी सप्लाई आरबीआई चेंजेस द रेट ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। ऐसा भी नहीं है आरबीआई ने एक बार फिक्स कर दिया कि CRR इतना होगा तो जिंदगी भर वही रहेगा, हर बदलता रहता है। आरबीआई का मन हो तो वो 2 साल में भी बदल सकता है, 3 साल में भी, 4 साल में भी। अभी हाल ही में लास्ट ईयर जो अभी कुछ टाइम पहले ही आपका जो कुछ रेट्स थे वो चेंज भी किए गए थे, जिसमें आपका रेपो रेट चेंज किया गया था काफी सालों बाद। Open market operation, it refers to buying and selling of government bonds in the open market. This function is interested to the RBI। इसके अंदर क्या होता है कि आरबीआई
क्या करता है, बाय करता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स को ओपन मार्केट, ऑनलाइन, आजकल तो ऑनलाइन ऑक्शन हो जाते हैं। इट पेज फॉर इट बाय गिविंग अ चेक टू दिस चेक, यू इंक्रीज द टोटल अमाउंट ऑफ रिजर्व इन द इकोनॉमी। और जो क्या होता है, अब चेक की फॉर्म में आ रहा है, पैसा तो आ रहा है, उससे क्या हो जाता है, पैसा बढ़ जाता है। सेलिंग ऑफ बॉन्ड बाय आरबीआई टू प्राइवेट इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन लीड टू रिडक्शन इन क्वांटिटी ऑफ रिजर्व, और उससे क्या होता है, हेंस द मनी सप्लाई। तो ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का इन्फ्लेशन, देश में कितनी महंगाई है, कितनी कम है, इन चीजों के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आरबीआई को अभी फिलहाल मार्केट में पैसा ज्यादा छोड़ना है या आरबीआई को ज्यादा से ज्यादा मार्केट से पैसा वापस अपने पास रखना है। वो इकोनॉमी के अकॉर्डिंग आरबीआई अपने आप करता रहता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन होते हैं। पहला आउटराइट एंड रेपो। आउटराइट ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं, परमानेंट होते हैं नेचर के अंदर, जिनके अंदर क्या होता है, व्हेन द सेंट्रल बैंक by these securities thus injecting money into the system and it is without any promise to sell them later। इसके अंदर सेंट्रल बैंक ने वो सिक्योरिटीज को खरीद लिया, लेकिन ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं है कि वो दोबारा उनको बेच देंगे। सिमिलरली व्हेन द सेंट्रल बैंक सेल्स दिस सिक्योरिटी thus withdrawing money from the system it is without any promise to buy them later। तो सेम ऐसे होता है। अब एक रीपर्चेज एग्रीमेंट रेपो, when the RBI buy the security this agreement of purchase also has specification about date and price of resale of this security। the lending interest rate is called repo rate। सिंपल भाषा में समझो, रेपो रेट क्या होता है कि जब आरबीआई जो होता है, जब वो कोई टैक्स लगाता है किसी के ऊपर, उसको क्या कहते हैं, किसी के ऊपर मतलब बैंक्स के ऊपर, उसको हम कहते हैं रेपो रेट। अब रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, इज एन एग्रीमेंट वेयर इंस्टेड ऑफ आउटराइट सेल ऑफ सिक्योरिटी द सेंट्रल बैंक मे सेल द सिक्योरिटी थ्रू एन एग्रीमेंट व्हिच हैज अ स्पेसिफिकेशन अबाउट द डेट एंड प्राइसेस एट व्हिच इट विल बी रीपर्चेज। द रेट एट व्हिच द मनी इज विथड्रॉन इन इट्स मैनर, उसको कहते हैं हम रिवर्स रेपो रेट। तो अब फर्क क्या है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंडक्ट्स रेपो एंड रिवर्स रेपो ऑपरेशंस एट वेरियस मैच्योरिटीज। ओवरनाइट भी हो सकता है, 7 डे की मोहलत भी हो सकती है, 14 डे की मोहलत होती है, टाइम होता है, वो भी हो सकती है। दिस टाइप ऑफ ऑपरेशन हैज नाउ बिकम द मेन टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मतलब कि जब आप, क्या हो रहा है, एक तो जब बैंक जो है उसको पैसा चाहिए आरबीआई से, और दूसरा आरबीआई बैंक को कह रहा है, तो वो चीजें होती हैं रेपो रेट, और दूसरा क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट। तो टाइम टू टाइम जो है आरबीआई क्या करता है, इन चीजों को बनाता रहता है, मतलब परसेंटेज जो है चेंज करता रहता है। फिलहाल 4% के आसपास है आपका रेपो रेट, और जो रेपो रेट होता है उससे थोड़ा सा ज्यादा आपका होता है हमेशा रिवर्स रेपो रेट। बैंक रेट क्या होता है, इट इज द रेट एट विच आरबीआई गिव लोन टू द कॉमर्शियल बैंक, उसको कहते हैं बैंक रेट। बाय चेंजिंग इट the money supply can be influenced due to an increase in the bank rate, loans taken by commercial bank become more expensive, this reduce the reserves held by the commercial bank and hence decrease money supply and vice versa in case of decrease in the bank rate। अब देखो क्या होगा, सिंपल सा हमने समझा कि बैंक रेट क्या है, कि वो रेट जिसके ऊपर आरबीआई कॉमर्शियल बैंक्स को लोन देता है। अब अगर आरबीआई ने बैंक रेट बढ़ा दिया तो कॉमर्शियल बैंक के लिए आरबीआई से जो लोन लेना है वो महंगा हो जाएगा। अगर उनके लिए लोन लेना महंगा है आरबीआई से, तो वो जो आगे लोन प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी क्या हो जाएगा, वो भी इंक्रीज हो जाएगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज हो जाएगा। अब आपको जब दिख रहा है कि आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन मिल रहा है, तो आप क्या करोगे, थोड़े टाइम अवॉइड करते हैं, जब इंटरेस्ट रेट की परसेंटेज कम होगी उस टाइम पर लोन लेंगे। तो जब आरबीआई चाहता है कि पैसा ज्यादा से ज्यादा मार्केट में ना जाए, तो क्या हो जाएगा, बैंक रेट बढ़ जाएगा, ताकि जो बैंक है वो भी आगे उनसे भी लोन कम लिया जाए। और जब आरबीआई चाहता है कि हाँ मनी सप्लाई जो है मार्केट में बनी रहे, तो उस टाइम पर क्या, बैंक रेट को कम कर दिया। अब आरबीआई से कम रेट के ऊपर लोन मिल रहा है बैंक्स को, तो बैंक्स आगे भी क्या करेंगे, कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर ही लोन प्रोवाइड करेंगे। फिर है क्वालिटेटिव मेथड, इसमें क्या होता है, इट इंक्लूड परसुएशन बाय द सेंट्रल बैंक इन ऑर्डर टू मेक कॉमर्शियल बैंक डिस्करेज और इनकरेज लैंडिंग विच इज डन थ्रू मॉरल सुएसेशन, मार्जिन रिक्वायरमेंट एक्सेट्रा। मॉरल सुएशन क्या होता है, इट इज अ मोरल एक्ट ऑफ परसुएशन अपील aimed to influence or change behavior using verbal or rhetorical techniques। margin requirement क्या होता है, this is the difference between the value of security being provided as collateral and और जो लोन जो है वो ग्रांट किया गया, वो होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। जरूरी नहीं है आपने जितने की सिक्योरिटी आपने प्रोवाइड की उतने की ही सिक्योरिटी आपको ग्रांट की, मतलब उतना ही पैसा आपको दोबारा से ग्रांट किया जाएगा।
अब डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी के ऊपर यहाँ पर पूरा डिटेल एनालिसिस किया गया। मनी जो होती है वो मोस्ट लिक्विड होती है किसी भी एसेट के अंदर। अब ऑन द अदर हैंड इट हैज an opportunity cost of the interest foregone that could have been earned by putting that money into, for instance, a fixed deposit instead of holding it in cash. While deciding on the amount of money to be held at a certain point of time, the consideration of trade-off between the advantage of liquidity and the disadvantage of the foregone interest has to be considered. Demand for money balance is too often referred to as the liquidity preference. Money is held for two broad motive, transaction motive और speculative motive. ट्रांजेक्शन मोटिव क्या होता है? द प्रिंसिपल मोटिव फॉर होल्डिंग मनी इज टू कैरी आउट ट्रांजेक्शन। सिंपल से सबसे ज्यादा आपको क्यों चाहिए होती है मनी? ट्रांजेक्शन करने के लिए। तो यहाँ पर ये सारी चीजें वहीं बताई गई, एक बार गो थ्रू करना, कुछ भी ऐसा नहीं है जो समझ जाएगा। स्पेकुलेशन मोटिव क्या होता है? मीन्स द अजम्पशन अबाउट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ कमोडिटी और एसेट्स, कि जो आप फ्यूचर के अंदर प्रिडिक्ट करते हैं कि ये एसेट है, ये बॉन्ड है, इसकी जो वैल्यू है गिर जाएगी, कम हो जाएगी, सारी चीजों तरीके के चांसेस होते हैं, उन सारी चीजों के लिए। सप्लाई ऑफ मनी क्या है? The thing that constitute money are as follow: currency notes and coins issued by the monetary authority of the country. In India जो है करेंसी नोट्स को इशू करता है आरबीआई, कॉइन्स को इशू करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये बात हमें याद रखनी है। फिर है लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी सप्लाई। द वैल्यू ऑफ द करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स इज ड्राइव फ्रॉम द गारंटी प्रोवाइडेड बाय द इशूइंग अथॉरिटी, जिसको हम कहते हैं आरबीआई। इसीलिए वैल्यू होती है करेंसी नोट की, क्यों? क्योंकि आरबीआई उनकी गारंटी लेता है। द वैल्यू ऑफ द पेपर इटसेल्फ इन ₹100 नोट इज नेग्लिजिबल। आरबीआई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द पर्सन परचेजिंग पावर इक्वल टू द वैल्यू प्रिंटेड ऑन द नोट। तो जितनी वैल्यू नोट के ऊपर होती है उतनी हमारी परचेजिंग पावर होती है, उसकी पावर हमें कौन दे रहा है? आरबीआई दे रहा है। इसीलिए करेंसी नोट्स और कॉइन्स होते हैं उनको कहा जाता है फाइंड मनी। दे डू नॉट हैव इंटरेस्टिंग वैल्यू लाइक अ गोल्ड और सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर, आपने आज गोल्ड 1 लाख का खरीदा, कल गोल्ड की वैल्यू गिर गई, वो आपका 1 लाख का गोल्ड 70,000 का हो गया, या फिर कल वैल्यू बढ़ गई, वो 1 लाख का गोल्ड आपका 1,30,000 का हो सकता है। लेकिन वो चीजें किस लिए? इसलिए वो फेंट मनी में काउंट नहीं थी। फेंट मनी क्या होता है? करेंसी नोट्स और कॉइन्स जिनकी वैल्यू जो है वही दिखेगी और वही रहेगी। करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स आर ऑल्सो कॉल्ड लीगल टेंडर्स भी बोला जाता है, एज दे कैन नॉट बी रिफ्यूज बाय एनी सिटीजन ऑफ द कंट्री फॉर सेटलमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन। नोट्स को आप मना नहीं कर सकते। कई जगह आपको सुनने को आ जाएगा कि यूपीआई पेमेंट भी मना कर दी गई, बट कोई करेंसी नोट्स को मना नहीं कर सकता। चेक योर ड्रॉन ऑन सेविंग और करंट अकाउंट हाउएवर कैन बी रिफ्यूज बाय एनीवन एज अ मोड ऑफ पेमेंट, हेंस डिमांड डिपॉजिट्स आर नॉट लीगल टेंडर। जो चेक्स होते हैं, यूपीआई होते हैं, उनको आप लीगल टेंडर्स नहीं कह सकते, क्योंकि उनको कोई ना कोई मना भी कर सकता है, इसीलिए इस टाइप से बोला गया है। अब यहाँ पर मेन चीज आती है, आरबीआई पब्लिश करता है फिगर फॉर 4 अल्टरनेटिव मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, जिसमें आपका M1, M2, M3 एंड M4 को डिफाइन किया गया है। देखो M1 के अंदर क्या होता है? M1 के अंदर होता है आपके करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, जो पब्लिक के पास करेंसी है वो, उसके अंदर हम प्लस करते हैं नेट डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक, कि कमर्शियल बैंक के पास टोटल कितना डिपॉजिट पड़ा है, उन दोनों को प्लस करते हैं, वो क्या होता है? आपका M1 होता है। ओनली डिपॉजिट्स ऑफ द पब्लिक हेल्ड बाय द बैंक्स आर टू बी इंक्लूडेड इन मनी सप्लाई। द इंटरबैंक डिपॉजिट इसके अंदर काउंट नहीं होगा, जो पब्लिक का पैसा बैंक के अंदर डिपॉजिट है वही सिर्फ काउंट होगा। M2 के अंदर क्या होता है? M1 को एज इट इज ले लिया, प्लस सेविंग डिपॉजिट जो पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक के अंदर है उसको ऐड करके आपका हो गया M2। M3 क्या होता है? M1 प्लस में M1 को यहाँ पर भी प्लस करना है, प्लस नेट टाइम डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक जो है उसको ऐड ऑन करेंगे। M4 के अंदर क्या करेंगे? M3 को एज इट इज उठाना है, उसके साथ प्लस करना है टोटल डिपॉजिट जो पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन में पड़ा है, और एक्सक्लूड कर देना है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स को। अब M1 और M2 को बोला जाता है नैरो मनी, M3 एंड M4 को बोला जाता है ब्रॉड मनी। दीज मेजर्स फ्रॉम M1 टू M4 जो होता है उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी के अंदर माना जाता है। F1 को माना जाता है मोस्ट लिक्विड एंड M4 को माना जाता है लीस्ट लिक्विड, और M3 जो होता है वो मोस्ट कॉमन मेजर है मनी सप्लाई के अंदर यूज करने का। अब M1 को मोस्ट लिक्विड और M4 को मोस्ट लीस्ट लिक्विड क्यों? M1 को मोस्ट लिक्विड इसलिए माना गया क्योंकि क्या, करेंसी तो आपके हाथ में आई, पास साथ में जो डिपॉजिट है बैंक के अंदर उसको उसी टाइम आप जल्दी से बहुत जल्दी इजीली निकाल सकते हो, तो वो बहुत लिक्विड हो गया, सबसे इजीली आपको चीजें असेसेबल होगी, ठीक है। और वहीं M4 के अंदर इतनी सारी चीजें, तो वो क्या हो गया? लीस्ट लिक्विड हो गया। अब यहाँ पर बताया गया डीमोनेटाइजेशन के बारे में। इट इज एन एक्ट ऑफ कैंसिलिंग द लीगल टेंडर स्टेटस ऑफ अ करेंसी यूनिट इन सर्कुलेशन। जो करेंसी फिलहाल सर्कुलेशन में है उसकी जो लीगल टेंडर क्या था? उसकी एक वैल्यू की उसको कोई डिक्लाइन नहीं कर सकता, उसको खत्म कर देना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने
16 के अंदर डिमोनेटाइजेशन किया था करेंसी नोट्स का 500 और 1000। एम क्या था? करप्शन को हटाना, ब्लैक मनी को हटाना, टेररिज्म को हटाना, सर्कुलेशन ऑफ फेक करेंसी जो है इकोनॉमी को उसको हटाना। सम ऑफ द पॉजिटिव एक्सपेक्ट्स क्या थे डिमोनेटाइजेशन के? इम्प्रूव टैक्स कॉम्प्लियंस, सेविंग ऑफ मोर इंडिविजुअल वर चैनलाइज्ड इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। बैंक्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज देना एट देयर डिस्पोजल विच कैन बी यूज टू प्रोवाइड मोर लोन्स एट लोअर इंटरेस्ट रेट। डिमोनेटाइजेशन ऑफ स्टेट डिसीजन टू पुट अ कर्ब ऑन ब्लैक मनी। टैक्स इवेजन, टैक्स की चोरी जो होती है विल रिजल्ट इन फाइनेंशियल पेनल्टी एंड सोशल कंडेमिनेशन। टैक्स कॉम्प्लियंस विल इम्प्रूव एंड करप्शन जो होगा वो उससे कम हो जाएगा। हाउस होल्ड एंड फर्म्स जो है वो बिगन टू शिफ्ट फ्रॉम कैश से इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट टेक्नोलॉजीज के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये कुछ रीजंस थे। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अब इसके ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कॉम्पोनेंट। एग्रीगेट डिमांड क्या होती है? इज द टोटल डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज जो इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। एग्रीगेट डिमांड सम होती है कंजप्शन का, बहुत ऑटोनोमस एंड इंड्यूस कंजप्शन और साथ में इन्वेस्टमेंट। कंजप्शन क्या होता है? एक डिमांड है किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की यूज्ड बाय पीपल जो इकोनॉमी के अंदर डे टू डे कंजप्शन में उनको यूज करना है। कंजप्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंटली डिटरमाइन किससे होती है? हाउस होल्ड इनकम से डिटरमाइन होती है। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या हैं जो कंजप्शन से रिलेट करते हैं? पहले है ऑटोनोमस कंजप्शन। अ सर्टेन लेवल ऑफ कंजप्शन टेक प्लेस इवन व्हेन इनकम इज जीरो। कि चाहे आपकी इनकम जीरो क्यों ना हो बट उन चीजों का कंजप्शन तो किया जाएगा। अब खाना तो चाहिए ना। और इंड्यूस कंजप्शन क्या होता है? इट इज अ पोर्शन ऑफ कंजप्शन दैट वेरीज विद द डिस्पोजेबल इनकम, जो आपकी इनकम के ऊपर डिपेंड करती है। कंज्यूमर डिमांड क्या होती है? द सम होता है इन दोनों का। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है? इट इज द चेंज इन कंजप्शन पर यूनिट चेंज इन इनकम। जब आपकी इनकम चेंज होती है उसके साथ जो चीजें आपके कंजप्शन के अंदर चेंज होती हैं। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होती है? इट इज अ चेंज इन सेविंग्स पर यूनिट चेंज इन इनकम। अब आपकी इनकम चेंज होगी। आज आपकी 1 लाख इनकम है तो आप उसमें से 30,000 सेव कर रहे हो। अगर आपकी 2 लाख इनकम है तो आप उसमें से 1 लाख सेव करो मे बी। तो वो चीजें। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है? इट इज द कंजप्शन पर यूनिट ऑफ इनकम। एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव वही, इट इज अ सेविंग पर यूनिट चेंज इन इनकम। अब बात की गई है इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इट इज डिफाइंड इन एडिशन टू द स्टॉक ऑफ फिजिकल कैपिटल। मतलब मशीन, बिल्डिंग, रोड्स के अलावा डेट एड्स टू द फ्यूचर प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी एंड चेंजेस इन द इन्वेंट्री ऑफ अ प्रोड्यूसर। अब इन्वेस्टमेंट गुड्स क्या होते हैं? सच एज मशीन्स आर आल्सो पार्ट ऑफ द फाइनल गुड्स अनलाइक इंटरमीडिएट गुड्स लाइक रॉ मटेरियल विच आर यूज्ड अप इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। अब कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट क्या होती है? उसका कुछ ना कुछ फ्यूचर का कैपेसिटी आप देखते हो। आज के टाइम पे गवर्नमेंट रोड्स बनाने में इन्वेस्ट कर रही है तो क्या रोड्स डायरेक्ट इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली वो इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और फ्यूचर के लिए अच्छे हैं। द डिसीजन टू इन्वेस्ट इज टेकन अपॉन बाय द प्रोड्यूसर लार्जली बेस्ड अपॉन द प्रिवेलिंग मार्केट इंटरेस्ट रेट। अब है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम। Income is the money earned or received by individual or any business, exceptionally on a regular basis, for a work and through investment or through production. अब national income can be determined by summing up the incomes earned by individual, firm, government from various economic activities. The term output can be interchangeably used as income. एग्रीगेट डिमांड क्या होती है? इंपॉर्टेंट डिटरमाइंट होता है इनकम का। अब एग्रीगेट डिमांड जो है फाइनल गुड की वो क्या होती है? इज द सम टोटल ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स। वहीं जब मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज को देखते हैं गवर्नमेंट के अंदर वो किस चीज को इफेक्ट करती है? एग्रीगेट डिमांड ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को। अब फॉर एग्जांपल मान लो अचानक से कोरोना आ गया था तो उस टाइम पर अचानक से सैनिटाइजर्स की डिमांड बढ़ गई थी। अचानक से उस चीज ने काफी चीजों को इम्पैक्ट कर दिया था। तो उसी सारी चीजों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। अब बताया गया इक्विलिब्रियम सिचुएशन क्या होती है मार्केट के अंदर विच अराइजेस व्हेन द एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू द एग्रीगेट सप्लाई। जब किसी चीज की डिमांड भी उतनी है और उसी चीज की सप्लाई भी उतनी ही है। एग्रीगेट डिमांड दैट इज द डिमांड फॉर ऑल फिनिश्ड गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन इकोनॉमी वेयर इज द एग्रीगेट सप्लाई दैट इज द टोटल सप्लाई ऑफ फिनिश्ड गुड एंड सर्विसेज अवेलेबल इन। मतलब जितना चाहिए उतना ही अवेलेबल है। दोनों चीजें इक्वल उसके ऊपर है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ द चेंज इन नेशनल इनकम टू द इनिशियल चेंज इन प्लान्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो उसको हम क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहते हैं। यहाँ पर कुछ आपको और टर्म्स दी गई हैं, एक बार आप इनको भी गो थ्रू कर सकते हो। अब है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी मिक्स्ड है ये हमें पता है। गवर्नमेंट बजट क्या होता है? जब हम कॉन्स्टिट्यूशनली देखते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बजट वर्ड इंट्रोड्यूस नहीं है, लिखा नहीं हुआ है। वहां पर लिखा हुआ है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
ये शो करता है रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट फॉर अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, कि पिछले साल गवर्नमेंट ने कितना खर्चा किया, कितना अज्यूम किया था और कितना खर्चा हो गया, इस साल के लिए हम कितना खर्चा अज्यूम कर रहे हैं, कहाँ पर पैसा ज़्यादा जा रहा है, कहाँ पर कम जा रहा है, वो सारी चीज़ें किसके अंदर होती है, बजट के अंदर होती है। आपका जो आर्टिकल 112 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर ये सारी चीज़ें बजट के बारे में लिखी गई हैं। जो हमारा फाइनेंशियल स्टार्ट होता है वो होता है आपका 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है। बजट मेनली दो अकाउंट्स को कंप्राइज करता है, एक रिवेन्यू अकाउंट डेट रिलेट करता है करंट फाइनेंशियल ईयर ट्रांजेक्शन से, एक होता है आपका कैपिटल अकाउंट डेट रिलेट टू द असेट एंड लाइबिलिटीज, की गवर्नमेंट के पास कितनी असेट है, कितनी लाइबिलिटीज है, कितना कर्जा है, गवर्नमेंट को कितना पैसा चुकाना है, कहाँ से गवर्नमेंट के पास पैसा आया है, वो सारी चीजें। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं गवर्नमेंट बजट के, पहला होता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, कि किस फील्ड में किस जगह पर कितना पैसा देना है उसके बारे में। दूसरा होता है इनकम को रिडिस्ट्रीब्यूट करना, कि पर्सनल कौन सी इनकम है, इनकम टैक्स वगैरह के अंदर कहाँ पर कितना टैक्स लेना है, किस चीज़ के अंदर टैक्स कम लेना है, कहाँ पर ज़्यादा लेना है। जैसे इस साल का बजट आया था उसमें ये बोल दिया गया था अगर 12 लाख तक नेशनल इनकम मतलब एनुअल इनकम है आपकी तो उस पर टैक्स नहीं लिया जाएगा, तो वो सारी चीज़ों का रिडिस्ट्रीब्यूट करना। तीसरा है इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना, कहीं पर आपको दिख रहा है पैसा गलत जा रहा है और चीजें जा रहा है, इकोनॉमी जो है वो अच्छी हालत में नहीं चल रही है, वो सारी चीजों को ध्यान देना। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ बजट। कंपोनेंट्स ऑफ बजट के अंदर दो चीजें आती है, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट के अंदर भी आपकी फर्दर दो क्लासिफिकेशन होती है, रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट, और वही एक्सपेंडिचर में भी दो क्लासिफिकेशन होते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब चारों को पढ़ते हैं। सबसे पहले है रिवेन्यू रिसिप्ट। रिवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, दीज रिसिप्ट डेट डू नॉट लेड टू अ क्लेम ऑन द गवर्नमेंट, डेट इज दे नेदर क्रिएट अ लायबिलिटी नॉट डिक्रीज एन असेट फॉर अ गवर्नमेंट, दे आर डिवाइडेड इनटू टैक्स एंड नॉन टैक्स रिसिप्ट। मतलब रिवेन्यू रिसिप्ट कौन से होते हैं, वो रिसिप्ट जो किसी तरीके का क्लेम गवर्नमेंट पे नहीं करती, ना तो वो गवर्नमेंट के ऊपर उधार है ना ही वो गवर्नमेंट के लिए असेट है, मतलब एक न्यूट्रल बेस के ऊपर आप मान सकते हो। टैक्सेस रिवेन्यू को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कौन से होते हैं, पर्सनल इनकम, कॉर्पोरेशन टैक्स। इनडायरेक्ट जो आपके गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर होते हैं वो सारे आपके किस में आते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर आते हैं। नॉन टैक्स रिवेन्यू ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर क्या क्या कंसिस्ट होता है, इंटरेस्ट रिसिप्ट ऑन अकाउंट ऑफ लोन्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लोन्स हैं उनके ऊपर जो रिसिप्ट है। डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट जो गवर्नमेंट बनाती है। फीस एंड अदर रिसिप्ट फॉर सर्विसेज जो गवर्नमेंट रेंट करती है। कैश ग्रांट्स इन इट फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस से जो है वो भी कहाँ इंक्लूडेड होता है, इसी के अंदर इंक्लूडेड होता है। द एस्टिमेट ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट टेक इनटू अकाउंट द इफेक्ट ऑफ टैक्स प्रपोजल्स, जो किसके अंदर बनाए जाते हैं, फाइनेंशियल बिल के अंदर। अब वहीं कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, ऑल दोज रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट विच क्रिएट लायबिलिटी और रिड्यूस फाइनेंशियल असेट्स आर टर्म्ड एज कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट वो होती हैं जो गवर्नमेंट के लिए डेप्ट क्रिएट करती हैं, यानी जहां से गवर्नमेंट को क्या बनी, लाइबिलिटी बनी। चाहे गवर्नमेंट के पास कोई ऐसी बिल्डिंग है जो उनकी नहीं है, उनके लिए लाइबिलिटी बनना क्या होगा, वो होगा कैपिटल रिसिप्ट के अंदर काउंट होगा। दीज रिसिप्ट जो होती है वो गवर्नमेंट के लिए डेप्ट क्रिएटिंग भी हो सकती है और समटाइम्स क्या होते हैं, नॉन डेप्ट क्रिएटिंग भी हो सकती है। एग्जाम्पल्स कौन से रिसिप्ट इन कैपिटल रिसिप्ट में इंक्लूड होते हैं, मनी रिसिप्ट बाय वे ऑफ लोन्स, जो गवर्नमेंट ने कहीं से लोन ले रखा है चाहे इंटरनेशनल लेवल पर नेशनल लेवल पर। मनी रिसिप्ट बाय गवर्नमेंट ने कोई अपनी असेट को क्या किया, सेल कर दिया, उससे जो पैसा आया। अब वो पैसा तो आया गवर्नमेंट के पास पर उन्होंने उसके बदले गवर्नमेंट ने अपनी एक असेट को जो उनके नाम थी, चाहे वो कोई बिल्डिंग थी, कंपनी थी, उसको सेल कर दिया ना, तो ऑब्वियस सी बात है वो चीज प्रॉफिट आप उसको नहीं कह सकते गवर्नमेंट का। अब है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, इट इज एक्सपेंडिचर इनक्योर्ड फॉर पर्पसेस अदर देन द क्रिएशन ऑफ फिजिकल और फाइनेंशियल असेट ऑफ द सेंटर गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल काफी ऐसी चीजें होती हैं जहां पर गवर्नमेंट पैसा लगाती है पर उससे गवर्नमेंट में रिटर्न में गवर्नमेंट को डायरेक्ट कोई फायदा नहीं होता, जिसमें आपका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सब्सिडीज देना, पेंशन्स देना। ठीक है, ये सारी चीजें क्या होती है, गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट का पैसा लगता है, खर्च होता है गवर्नमेंट का पैसा, पर गवर्नमेंट को उससे कोई डायरेक्ट फायदा नहीं होता। वो काम क्या होता है, जो वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है वो आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर काउंट होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, दीज आर द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट विच रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ फिजिकल और फाइनेंशियल असेट और रिडक्शन इन फाइनेंशियल लाइबिलिटी। कौन सा एक्सपेंडिचर होता है जो क्या होता है, रिडक्श करता है किसको, फाइनेंशियल लाइबिलिटीज जो गवर्नमेंट के ऊपर है
वो क्या होती है, रिड्यूस होते हैं। दिस इंक्लूड एक्सपेंडिचर ऑन द एक्विजिशन ऑफ लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, लोन्स, एडवांसेस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, पीएसयू एंड अदर पार्टीज। तो क्या है, कहीं ना कहीं वो चीजें क्या होंगी, वापस आ जाएंगी। यहाँ पर पूरा आपको स्ट्रक्चर के साथ भी सारा समझाया गया है, इस टेबल के साथ भी आप समझ सकते हैं। फिर है बजट एज अ नेशनल पॉलिसी स्टेटमेंट। इंस्टेड ऑफ मेयरली बीइंग द statement of receipt and expenditure, the budget has also become a significant national policy statement. Along with the budget क्या होता है, three policy statements are mandated: fiscal responsibility and budget management act के according. The mid-term fiscal policy statement ये क्या करता है, it sets a 3-year rolling target for specific fiscal indicators and examine whether revenue expenditure can be financed through revenue receipt on a sustainable basis and how productive capital receipt including market borrowings are being सॉरी यूटिलाइज, तो वो इस चीज के अंदर इंक्लूडेड होता है। फिर है फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट। इसके अंदर क्या होता है, प्रायोरिटीज होती है गवर्नमेंट की फिजिकल एरिया के अंदर, कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज फिलहाल कहाँ पर हैं। फिर है मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। ये क्या असेस करता है, इट असेस द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द इकोनॉमी विद रिस्पेक्ट टू द जीडीपी ग्रोथ रेट, फिजिकल बैलेंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और एक्सटर्नल बैलेंस। अब बात की गई है यहाँ पर बैलेंस, सरप्लस एंड डेफिसिट बजट के बारे में। बैलेंस बजट क्या होता है, द गवर्नमेंट में स्पेंड एन अमाउंट इक्वल टू द रेवेन्यू इट कलेक्ट। In case the government need to incur higher expenditure, a similar amount of revenue would have been raised in order to keep the budget balance। मतलब कि गवर्नमेंट उतना ही पैसा खर्च करे जितना गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है, वो हो गया बैलेंस बजट। सरप्लस बजट क्या होगा, इन अ सिचुएशन इन विच अमाउंट ऑफ टैक्स कलेक्शन जो है वो ज्यादा है, जितना गवर्नमेंट खर्चा कर रही है उससे ज्यादा वो उसके पास टैक्स आ रहा है, तो वहां पर क्या हो गया, वो सरप्लस बजट हो गया। डेफिसिट बजट क्या हो गया, दिस इज द मोस्ट कॉमन सिचुएशन जहां पर गवर्नमेंट खर्चा ज्यादा कर रही है और रिवेन्यू रेस कम कर पा रही है, मतलब गवर्नमेंट के पास पैसा कमा रहा है और वो पैसा यूज ज्यादा कर रही है। मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट क्या होता है, द अमाउंट ऑफ डेफिसिट व्हेन द स्पेंडिंग ज्यादा हो, रिवेन्यू कम हो रहा हो, कैन बी कैप्चर्ड इन डिफरेंट वेज। पहला होता है रिवेन्यू डेफिसिट के अकॉर्डिंग, दिस रेफर क्या करता है टू द एसेस ऑफ द गवर्नमेंट रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर इट्स रिवेन्यू रिसिप्ट। कैसे निकालेंगे आप रेवेन्यू डेफिसिट को, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट जितना खर्चा कर रही है, गवर्नमेंट के पास आ कितना रहा है उसको माइनस करके। थस द रेवेन्यू डेफिसिट इंक्लूड्स ओनली सच ट्रांजैक्शन दैट द अफेक्ट द करंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब उसको इंक्लूड कर रहा है। अब है implication of revenue deficit on the economy. It implies that the government is de-saving and is using up the savings of the other sector of the economy to finance a part of its consumption. अब गवर्नमेंट खर्चा ज्यादा कर रही है, पैसा उसके पास इतना आ नहीं रहा, तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं से तो किसी अदर सेक्टर की सेविंग्स को कहीं ना कहीं से कुछ तो करेगी उसको, तो वो This situation means that the government will have to borrow to even finance the day-to-day consumption requirement. या फिर क्या करेगी गवर्नमेंट को कहीं से पैसा उस चीज के लिए लेना पड़ेगा। अब है फिजिकल डेफिसिट, ये भी इंपॉर्टेंट है। इट इज द डिफरेंस बिटवीन द गवर्नमेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर एंड इट्स टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरिंग। तो आप फिजिकल डेफिसिट कैसे निकालते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट का है उसमें से हमने माइनस क्या किया, रिवेन्यू रिसिप्ट को माइनस किया, प्लस नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट को, जो कैपिटल रिसिप्ट की गवर्नमेंट के लिए डेप्ट एक कर्ज की तरह जो गवर्नमेंट को नहीं बना रही, उसको हमें इंक्लूड करना है जब हमारा क्या आता है, फिजिकल डेफिसिट आता है। नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, वो रिसिप्ट विद जो हमारी बोरोइंग नहीं है कहीं से, इसलिए क्या है वो हमारे लिए डेप्ट रेज नहीं कर रहे। These non-debt creating capital होती है receipt obtained by subtracting borrowing and other liabilities from total capital receipt में से माइनस करने पर। The fiscal deficit will have to be financed through borrowing, thus indicating the total borrowing requirements of the government from all sources. Gross fiscal deficit क्या होता है, is equal to net borrowing at home. Money directly borrowed from the public through debt instrument plus इनडायरेक्टली फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक, किससे, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो से, जो लिक्विड की फॉर्म में बैंक्स के पास था, प्लस बोरोइंग किया आरबीआई का, प्लस बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड, उन सभी से आपका क्या आता है, ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट। इम्प्लीकेशन क्या है फिजिकल डेफिसिट की, इट इज अ की वेरिएबल इन जजिंग द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंड द स्टेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी। इससे आप अपनी इकोनॉमी की स्टेबिलिटी बारे में और पब्लिक सेक्टर की फाइनेंशियल हेल्थ क्या है वो हमें पता चल जाती है। इट कैन बी सीन दैट रिवेन्यू डेफिसिट इज अ पार्ट ऑफ फिजिकल डेफिसिट, कि रिवेन्यू डेफिसिट जो है वो फिजिकल डेफिसिट का ही पार्ट है। कैसे, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, इज इक्वल टू रिवेन्यू डेफिसिट प्लस
कैपिटल एक्सपेंडिचर और उसमें से माइनस कर दो नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स को। अब है प्राइमरी डेफिसिट। द गोल क्या होता है प्राइमरी डेफिसिट को निकालने का? प्रेजेंट फिस्कल इम्बैलेंस जो चल रहा है उसको देखने के लिए निकाला जाता है। प्राइमरी डेफिसिट कैसे निकालते हैं? ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट में से माइनस कर देते हैं नेट इंटरेस्ट लायबिलिटीज को। जो नेट इंटरेस्ट लायबिलिटीज है उनको माइनस कर दिया तो आपका क्या आ जाता है? ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट आ जाता है। अब देखो थोड़ा सा इस बुक में से पढ़ने में ट्रिकी है, पर हालांकि इतना ट्रिकी ये है नहीं। आप चाहें तो आप मेरी इकोनॉमिक्स की क्लासेस को देख सकते हैं, वहां से आपको बहुत इजी लगेगा और आपको ये सारे फॉर्मूला से याद होने चाहिए, क्योंकि अब तो यूपीएससी डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। अब है गवर्नमेंट डेब्ट। Budgetary deficits can be financed by either taxation, borrowing or printing money. To finance such deficit, the government have mostly relied on borrowing, जिनको हम कहते हैं गवर्नमेंट डेट। अब गवर्नमेंट के पास पैसों की कमी है तो गवर्नमेंट क्या करते हैं? उसके लिए बोरोइंग्स करती है। बोरोइंग्स क्या होता है? गवर्नमेंट के ऊपर जो डेप्ट है वो बढ़ जाता है। अब वो बोरोइंग्स कहीं से भी हो सकते हैं, वो नेशनली भी इंटरनेशनली भी हो सकती हैं, वर्ल्ड बैंक से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, वो कहीं भी हो सकती है। पर्सपेक्टिव क्या है ऑन द हैंडलिंग ऑफ गवर्नमेंट डेट? The debt of the government can be financed by raising money through taxation या फिर नया करेंसी को प्रिंट करके। However, borrowing by the government today में क्रिएट क्या करती है? फ्यूचर जनरेशन के ऊपर बर्डन क्रिएट करती है। आज गवर्नमेंट ने पैसा ले लिया, अब उस गवर्नमेंट ने जो पैसा लिया उसको कहीं ना कहीं जो अगली गवर्नमेंट आएगी उसको पे तो करना पड़ेगा, तो वो फ्यूचर के ऊपर ज्यादा बर्डन हो जाता है। ऑल्सो गवर्नमेंट बोरोइंग फ्रॉम द पीपल reduces the savings available to the private sector. So there are two broad views on the handling of government debt. Second view hold करता है that households are forward looking and will base their spending not only on their current disposal income but also on their expected future income, hence will increase। क्या करेगा? उससे उनकी सेविंग्स आज के टाइम पर इंक्रीज हो जाएगी। They will understand that borrowing today means higher taxes in the future, such as increase in household saving will offset the dissaving that the government would have to do on account of budgetary deficit, and the national savings will stay at a constant level. और second view को हम also कहते हैं Ricardian equivalence, named after the 19th century economist डेविड रिकार्डो। अदर पर्सपेक्टिव दे रखे हैं फिर डेफिसिट्स एंड डेप्थ के ऊपर, जिसके अंदर आपका मेनली इन्फ्लामेशनरी पर्सपेक्टिव यहाँ पर दिया गया है। फिर यहाँ पर क्राउडिंग आउट पर्सपेक्टिव दिया गया है, तो ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, एक बार यहाँ पर आप इसको गो थ्रो कर सकते हो। फिर यहाँ पर बताया गया डेफिसिट रिडक्शन सिनेरियो इन इंडिया। Government has been trying to increase tax revenue with greater reliance on direct taxes as indirect taxes are regressive in nature। तो गवर्नमेंट वो ट्राई करती है जिससे कि गवर्नमेंट की इनकम बढ़े और ज्यादा से ज्यादा जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है वहीं से कवर हो जाए, गवर्नमेंट को डेप्ट लेना ही ना पड़े। फिर यहाँ पर एक कुछ सजेस्टिव मेजर्स मेंशन किए गए। अब है फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। इट इज द पॉलिसी बाय विच द गवर्नमेंट एडजस्ट करती है अपने एक्सपेंडिचर को एंड टैक्स रेट्स टू इंक्रीज आउटपुट एंड इनकम एंड सीक्स टू स्टेबलाइज द अप्स एंड डाउन्स इन द इकोनॉमी। और साथ में क्या करती है? गवर्नमेंट टैक्स रेज कर देती है जिससे कि जो अप्स एंड डाउन्स है इकोनॉमी के अंदर उनको हैंडल कर लिया जाए। चेंजेस इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इफ टैक्सेस आर केप्ट कांस्टेंट एंड द गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता रहेगा तो वो एग्रीगेट डिमांड जो है इकोनॉमी के अंदर उसको भी इंक्रीज कर देगा। तो इनिशियल लेवल ऑफ आउटपुट पे क्या होगा? ड्यू टू गवर्नमेंट की स्पेंडिंग इंक्रीज हो रही है तो जो एग्रीगेट डिमांड हो रही है वो सप्लाई को एक्सीड कर जाएगी। अब अगर डिमांड ज्यादा है किसी चीज की, सप्लाई उस चीज की कम है, तो सिंपल सा क्या होगा? प्राइस जो है वो वहां पर राइज हो जाएंगे। तो ड्यू टू द इंक्रीज्ड aggregate demand, the equilibrium would be disturbed, due to which the firms would increase their production in order to meet the new level of demand. This will set the market equilibrium to a point higher than before and this will increase the production capacity in the economy और साथ में income भी। As under the concept of circular flow of income, if all income is spent on the consumption, then the total demand in the economy is equal to income, hence increased AD is equal to increased income. अब चेंजेस इन टैक्स। अ कट इन टैक्सेस इंक्रीज्ड डिस्पोजेबल इनकम एट ईच लेवल ऑफ इनकम। डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है? जिस इनकम को यूज ही नहीं किया जा रहा उसको एक जगह केप्ट कर दिया गया। Due to the increased disposable income, the consumption expenditure of the household will also increase in proportion to the tax cut. Change in government expenditure impact the economy directly by increasing the aggregate demand. However, changes in taxes impact this mechanism through changes in the disposable income of the household. तो ये फर्क है।
कि अगर चेंज डिमांड के अंदर चेंज होगा तो वो गवर्नमेंट को डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है। वही अगर टैक्सेस के अंदर चेंज है, टैक्सेस कम कर दिए गए तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आप सेविंग ज्यादा करोगे तो वो पैसा तो एक जगह रखा ही है ना, तो वो चीज तो गवर्नमेंट के काम नहीं आ रही, वो तो फ्यूचर में कभी आप सेविंग से हटोगे कुछ करोगे तो वो डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट होता है। फिर यहाँ बताया गया प्रोपोर्शनल इनकम टैक्स के बारे में। Under proportional income tax, government collects a constant fraction of income in the form of tax. This kind of taxation acts as a automatic stabilizer because it make disposable income and thus consumer spending less sensitive to fluctuation in GDP. When GDP rises, disposable income also rises, but by less than the rise in GDP because a part of it is siphoned off it as tax. This helps limit the upward fluctuation in consumption spending. वहीं ड्यूरिंग अ रिसेशन जब जीडीपी गिर रहा हो, when a GDP falls, disposable income falls less sharply and consumption does not drop as much as it otherwise would have fallen had the tax liability been fixed, thus the reducing the fall in aggregate demand and stabilizing the economy. अब यहाँ पर फिर बताया गया है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 के बारे में। यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट आया था फिजिकल रिफॉर्म्स के अंदर, जिसने बाइंड किया था गवर्नमेंट को थ्रू एन इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क टू परस्यू ए प्रूडेंट फिजिकल पॉलिसी। एम क्या था, दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट इंश्योर इंटरजनरेशनल इक्विटी एंड लॉन्ग टर्म मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बाय अचीविंग सफिशिएंट रेवेन्यू सरप्लस, की गवर्नमेंट इतना मेंटेन रखे। मेन फीचर्स क्या थे इस एक्ट के, ये आपको याद रखने हैं। इट मैंडेट्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिड्यूस फिजिकल डेफिसिट टू नॉट मोर देन 3% ऑफ जीडीपी, पहला ही गवर्नमेंट को करना है। दूसरा, एलिमिनेट द रेवेन्यू डेफिसिट बाय मार्च 31 2009 एंड देयर आफ्टर बिल्ड अप एडवोकेट रेवेन्यू सरप्लस। Reduction is fiscal deficit by 0.3% of GDP each year and the revenue deficit by 0.5%. If not achieved through the tax revenue, must be achieved by reducing expenditure. तो ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं, एक बार इसको गो थ्रू पूरा कर लेना। फिर यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज जीएसटी के बारे में बताया गया है। ऑपरेशनल हुआ जीएसटी 1 जुलाई 2017 से। जीएसटी को किस पे अप्लाई किया जाता है, ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज राइट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर एंड सर्विस प्रोवाइडर टू द कंज्यूमर। 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को यूज किया गया था। आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 246A है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो इम्पावर करता है पार्लियामेंट को और लेजिस्लेशन ऑफ स्टेट्स को टू मेक लॉ विद रेफरेंस टू जीएसटी। अब मेन फीचर्स बताए गए हैं इसके सारे यहाँ पर। इट इज अ डेजिग्नेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्स विद फैकल्टी ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन द सप्लाई चेन। इट इज एप्लीकेबल पूरे कंट्री के अंदर विद वन रेट फॉर वन टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट हैज सबसम्ड रिप्लेस्ड अ लार्ज नंबर ऑफ सेंट्रल एंड टैक्सेस। वो सारे टैक्सेस यहाँ बताए गए जिन सभी को उन्होंने जीएसटी ने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। 5 petroleum products have been kept out of GST for the time being, but passage of time they will get subsumed in GST। तो यहाँ पर सारी चीजें बताई गई। जो आपका लिकर के ऊपर टैक्स होता है उसको अभी जीएसटी के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है। फिर यहाँ पर बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी बताए गए। पैरिटी इन टैक्सेशन अक्रॉस द कंट्री। इट हैज रिप्लेस वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्सेस, जिससे कि थोड़ा काम कम हो गया। जीएसटी हैज सिंप्लीफाइड द मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस। तो ये सारी चीजें, थोड़ा लॉ प्रोसीजर, सारी चीजों को जीएसटी ने इजी कर दिया। तो ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई है। नेक्स्ट है ओपन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स। An open economy is one which interacts with other countries through various channel, जिसमें आपका गुड्स के अंदर ट्रेड एंड सर्विसेज हो सकता है, मोस्ट ऑफन फाइनेंशियल असेस्ट हो सकता है। एक है आउटपुट मार्केट। आउटपुट मार्केट क्या है, इट एनेबल्स ट्रेडिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज विद अदर कंट्री। सिंपल सा। फाइनेंशियल मार्केट क्या है, मोस्ट ऑफन ऑन इकोनॉमी कैन बाय फाइनेंशियल असेस्ट फ्रॉम अदर countries। लेबर मार्केट क्या है, फर्म्स कैन चूज वेयर टू लोकेट प्रोडक्शन एंड वर्कर्स टू चूज वेयर टू वर्क। अब यहाँ पर दे रखा है इन्फ्लुएंस ऑफ फॉरेन ट्रेड ऑन एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड के ऊपर फॉरेन ट्रेड का क्या फर्क पड़ता है। एग्रीगेट डिमांड इज द टोटल डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एक पर्टिकुलर मार्केट के अंदर। फॉरेन ट्रेड कैन इन्फ्लुएंस कर सकता है एग्रीगेट डिमांड को दो तरीके से। पहला, व्हेन इंडियंस बाय फॉरेन गुड्स दिस स्पेंडिंग एस्केप एज अ लीकेज फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। एक तो कि आप इंडियन हो, किसी चीज की डिमांड है, वो चीज की डिमांड फुलफिल करने के लिए आपने वो चीज इंडियन कंपनी की नहीं फॉरेन कंपनी की खरीद ली, फॉरेन गुड्स खरीद लिया। दूसरा, सेकंड, आवर इंपोर्ट टू फॉरेनर्स एंटर एज एन इंजेक्शन इनटू द सर्कुलर फ्लो इंक्रीजिंग एडी फॉर गुड्स प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक। दूसरा, हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम भी तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो चीज। अब है एक्सचेंज
mechanism in foreign trade. Generally क्या होता है, economic agents involved in foreign trade accept currencies that are relatively stable, value of currency does not change frequently, have international acceptance, जिसमें आपका डॉलर आ गया. Different currencies have different value, thus in order to facilitate foreign trade क्या होता है, the government announced that the national currency will be freely convertible at a fixed price into another asset. ये सारी चीजें होती हैं, हमें पता है, इसीलिए डॉलर बढ़ता जा रहा है. It requires the credibility of the issuing authority and guarantee to transfer purchasing power in the hands of even the international holders of the currency. This is generally ensured by allowing for convertibility of the currency into some common form of asset. तो ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई. अब आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट. बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? सिंपल सा बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका होता है एक्सपोर्ट और बीच इंपोर्ट के बीच का जो कनेक्शन होता है उसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं. Simple, it is a record of the transaction in goods and services and assets between residents of a country with the rest of the world. एक specific time period के अंदर उसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट. बैलेंस ऑफ पेमेंट मेनली आपके दो अकाउंट्स होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर. एक होता है आपका करंट अकाउंट, दूसरा होता है आपका कैपिटल अकाउंट. करंट अकाउंट क्या होता है? रिकॉर्ड ऑफ ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, और जो भी पेमेंट ट्रांसफर हो रही है वो. देयर आर थ्री मेन कंपोनेंट्स होते हैं करंट अकाउंट के अंदर. ट्रेड, जो गुड्स की ट्रेड हो रही है दो कंट्रीज के बीच में, सर्विसेज की ट्रेड हो रही है, और जो पेमेंट ट्रांसफर हो रही है वो. ट्रेड इन गुड्स के अंदर इंक्लूड हो गया आपका जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो रहा है. आप इंपोर्ट जो हम बाहर से सामान इंडिया के अंदर आ रहा है, एक्सपोर्ट जो हमारे यहाँ से सामान बाहर जा रहे हैं. ट्रेड इन सर्विसेज क्या होगा? फैक्टर इनकम एंड नॉन फैक्टर इनकम की ट्रांजेक्शन होगी. ट्रांसफर पेमेंट कौन सी होती है? आर रिसिप्ट विच द रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री गेट फॉर फ्री विदाउट हैविंग टू प्रोवाइड एनी गुड्स एंड सर्विसेज इन रिटर्न. दिस कुड बी गिवन बाय द गवर्नमेंट और बाय प्राइवेट सिटीजन लिविंग अब्रॉड. सिंपल हो गया. अब बैलेंस ऑन करंट अकाउंट क्या होता है? करंट अकाउंट इज इन बैलेंस व्हेन रिसिप्ट ऑन करंट अकाउंट आर इक्वल टू द पेमेंट ऑन द करंट अकाउंट. तो क्या वो चीज बैलेंस वहां पर हो जाएगी. एक सरप्लस करंट अकाउंट है, उसका मतलब होता है नेशन इज अ लेंडर टू अदर कंट्री, कि हम और कंट्रीज को लैंड करें. डेफिसिट करंट अकाउंट क्या होता है? कि हमारा नेशन बोरोवर है अदर कंट्रीज का. तो बैलेंस ऑन करंट अकाउंट हैज टू कंपोनेंट्स सच एज बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स. बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होगा? डिफरेंस होता है बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड वैल्यू ऑफ इंपोर्ट के बीच का. अगर हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, इंपोर्ट कम कर रहे हैं, तो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होगा? प्लस में होगा. वही हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, तो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होगा? माइनस के अंदर चला जाएगा. यहाँ पर वही बताया गया है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज एंटर्ड एज अ क्रेडिट आइटम इन बीओटी, वेयर एज इम्पोर्ट ऑफ गुड्स इज एंटर्ड एज अ डेबिट आइटम इन बैलेंस ऑफ ट्रेड. Surplus, balance of trade और trade surplus will arise if a country export more goods than what it imports. जो हमने बात की. Balance of invisible क्या होता है? It is also referred to as net invisible. It is the difference between the value of export and value of import of invisibles of a country in a given पीरियड ऑफ टाइम. इनविजिबल्स में क्या इंक्लूड है? जो चीजें एग्जैक्ट आंखों से डायरेक्ट नहीं दिखाई दे रही पर हो रही, जैसे सर्विसेज होती हैं, ट्रांसफर एंड फ्लोज ऑफ इनकम होता है जो दो कंट्रीज के बीच में होता है. सर्विसेज ट्रेड में इंक्लूड होता है बोथ फैक्टर एंड नॉन फैक्टर इनकम. फैक्टर इनकम के अंदर होता है जो नेट इंटरनेशनल अर्निंग होती है, जिसमें लेबर, लैंड, कैपिटल आ गया. नॉन फैक्टर इनकम होती है इज नेट सेल ऑफ सर्विस प्रोडक्ट लाइक शिपिंग, बैंकिंग, टूरिज्म और सॉफ्टवेयर सर्विसेज. तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको बताई गई है. अब बात करते हैं कैपिटल अकाउंट क्या होता है. कैपिटल अकाउंट होता है, इट रिकॉर्ड्स ऑल इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ऑफ एन असेट. एन असेट इज एनी वन ऑफ द फॉर्म इन विच वेल्थ कैन बी हेल्ड, चाहे उसमें मनी हो, स्टॉक हो, बॉन्ड हो, गवर्नमेंट डेब्ट हो, कुछ भी हो. तीन कंपोनेंट होते हैं कैपिटल अकाउंट के अंदर. पहला होता है इन्वेस्टमेंट, दूसरा होता है एक्सटर्नल बोरोइंग, तीसरा होता है एक्सटर्नल असिस्टेंट. परचेज ऑफ असेट is a debit item on the capital account. If an Indian buy a UK car company, it enters capital account transaction as a debt item as foreign exchange is flowing out of India. Sale of asset like sale of share of an Indian company to a Chinese customer is a credit item on the capital account. मतलब आप बाहर की कोई कंपनी की गाड़ी खरीद रहे हो तो वो चीज वहां पर नेगेटिव उसमें हो गई, और वहीं कोई बाहर का इंसान आपकी कार, यहाँ की कार कंपनी खरीदा है, यहाँ की शेयर खरीदा है, वो चीज हमारे लिए क्रेडिट के तरह तरीके से हो गई. अब बैलेंस कैसे होता है कैपिटल अकाउंट के अंदर? कैपिटल अकाउंट इज इन बैलेंस व्हेन कैपिटल इनफ्लोस लाइक रिसिप्ट ऑफ लोन्स फ्रॉम अब्रॉड, सेल ऑफ असेट और शेयर्स इन फॉरेन कंपनीज आर इक्वल टू कैपिटल आउटफ्लोस लाइक रीपेमेंट ऑफ लोन, परचेज ऑफ असेट. जो हमने मतलब बाहर हमें पेमेंट करनी है लोन की, वो सारी चीजें अगर बराबर हो, जितनी कैपिटल हमारे बाहर से यहाँ पर आ रही है, तो हम क्या हो जाएंगे? वो बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट होता है. अगर ज्यादा
हम प्रॉफिट में है तो सरप्लस हो गया, अगर हम वहां पर नुकसान में है कि हमारे ऊपर बाहर से लोन ज्यादा है, चीजें ज्यादा है और बाहर से हमारे पास पैसा कमा रहे हैं इंडिया के बाद, तो हम डेफिसिट में, सरप्लस में हो गए। और वहीं हमारा बाहर पैसा ज्यादा जा रहा है और बाहर से पैसा हमारे पास कमा रहा है, तो हम किस में हो गए, डेफिसिट में हो गए। अब surplus and deficit in the balance of payment. A country that has a deficit in its current account, spending more than it is receive from sale to the rest of world, तो क्या हो जाएगा, मस्ट फाइनेंस, उसको वो फाइनेंस करना पड़ेगा कैसे, अपने खुद के जो सेलिंग्स हैं, असेट हैं, उनको बाय सेलिंग और बाय बोरोइंग, या फिर अब्रॉड से ही और ज्यादा पैसा हमें उस चीज के लिए लेना पड़ेगा। Thus, any current account deficit must be financed by a capital account surplus that is a net capital flow, यानी करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट इज इक्वल टू जीरो। इन दिस केस क्या होता है, इन विच अ कंट्री इज सेड टू बी बैलेंस इन पेमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पर तो आप बैलेंस में रह जाओगे, वहीं आपका चीजें होंगी तो डेफिसिट और सरप्लस, वो सारी चीजें इस टाइप से होती है। अब रिजर्व बैंक सेल फॉरेन एक्सचेंजेस व्हेन देयर इज अ डेफिसिट, उसको हम कहते हैं ऑफिशियल रिजर्व की सेल कर देना। जब भी हम डेफिसिट में होते हैं तो रिजर्व बैंक क्या करता है, अपने फॉरेन एक्सचेंजेस को सेल कर देता है। यहाँ पर इस टेबल की हेल्प से समझोगे तो आपको और इजीली सारी चीजें समझ में आएंगी। टेबल को गो थ्रू कर लेना, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। फिर दे रखा है ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन के बारे में। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अबव द लाइन आइटम्स इन बीओपी। इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन आर कॉल्ड ऑटोनोमस when transactions are made due to some reason other than to bridge the gap in the balance of payment. The balance of payment is said to be in surplus if autonomous receipts are greater than autonomous पेमेंट, तो वो चीज सरप्लस में हो जाएगी, और अगर उल्टा होगा तो वो चीज नहीं, वो चीज डेफिसिट में हो गई, अगर उल्टा होगा तो वो चीज सरप्लस में हो जाएगी। अकोमोडेटिव ट्रांजेक्शंस क्या होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बिलो द लाइन आइटम इन बीओपी। It depends whether there is a deficit or surplus in the balance of payment. They are determined by the gap in the balance of payment. फिर यहाँ पर नोट दे रखा है, एक बार इसको कर लेना। अब बता रखा है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में। इट इज द मार्केट इन विच नेशनल करेंसीज को आर ट्रेडेड फॉर वन अनदर, उसको हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज अराइजेज ड्यू टू वेरियस रीजन such as purchasing goods, sending gifts abroad, or purchasing financial assets of a certain foreign country. A rise in price of foreign exchange will increase the cost in terms of money of a purchasing a foreign good. This reduce demand for import and hence demand for foreign exchange हो जाएगी, वो भी कम हो जाएगी। फिर बताया गया सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के बारे में। सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अराइजेस ड्यू टू द इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी flows into the home country. The reason are export by a current country led to inflow of forex, foreigners send gifts or make transfers, and the assets of a home country are bought by the foreigners. A rise in price of foreign exchange will reduce the foreigners cost in terms of USD, while purchasing products from India other things जो होंगी वो constant वहां पर रह जाएंगे। This increase क्या करेगा, इंडिया के एक्सपोर्ट को, and hence सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज जो हो जाएगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा। अब एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन कैसे करते हैं, उसके काफी तरीके हैं, जिसमें से पहला है आपका फ्लेक्सिबल एक्सचेंज। इट इज ऑल्सो नोन एज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। अंडर दिस सिस्टम क्या होता है, एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन किया जाता है बाय मार्केट की क्या फोर्सेस चल रही है डिमांड एंड सप्लाई से रिलेटेड। इट इज अ कम्प्लीटली फ्लेक्सिबल सिस्टम है, जिसमें क्या होता है, द सेंट्रल बैंक डू नॉट इंटरवेन इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। जो सेंट्रल बैंक होते हैं वो इंटरफेयर नहीं करते। Increase in exchange rate implies that the price of foreign currency in terms of domestic currency has increased, और फिर वाइस वर्सा वहां पर चलता रहता है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेजिम में क्या होता है, मार्केट जो होती है वो डिटरमाइन करती है करेंसी के एक्सचेंज रेट को। अब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या होता है, इस सिस्टम में होता है गवर्नमेंट फिक्स करती है एक्सचेंज रेट को एट अ पर्टिकुलर लेवल। डिवेल्युएशन क्या होता है, इट मेक्स द डोमेस्टिक करेंसी को चीपर बना देती है फॉरेन के लिए बाय फिक्सिंग अ हायर एक्सचेंज रेट देन द करंट वन। इट इज डन कि ये क्यों किया जाता है, एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए। रिवेल्युएशन क्या होता है, जब कंट्री जो होती है एक्सचेंज रेट को डिक्रीज कर देती है इन अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिससे कि चीजें उल्टी हो जाती है। डीमेरिट्स और मेरिट क्या होती है फ्लेक्सिबल और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम की। डीमेरिट ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम की क्या होती है वो यहाँ पर मेंशन है, बहुत इजी, एक बार गो थ्रू कर लेना। अब दे रखा है मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, इसको कहा जाता है ऑल्सो डर्टी फ्लोटिंग एक्सचेंज सिस्टम। ये मिक्सचर होता है किसका, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम का और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम का। इसके अंदर क्या होता है, इन दिस एक्सचेंज रेट आरबीआई जो होती है वो इंटरफेयर करती है मार्केट के अंदर टू बाय एंड सेल
foreign currency in an attempt to moderate exchange rate movements whenever they feel that such actions जो है उनकी इकोनॉमी को जरूरत है, उस टाइम पर गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है बाय और सेल जो फॉरेन करेंसी होती है उसके अंदर। अब यहाँ बताया गया एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट द इंटरनेशनल एक्सपीरियंस एंड इवोल्यूशन। तो पूरा ये इवोल्यूशन आपको दे रखा है फ्रॉम अराउंड 1870 से लेकर, एक बार इसमें गो थ्रू करना है, इसमें और ज्यादा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। फिर ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी 1944 में, जिसके बाद आपका IMF और वर्ल्ड बैंक को सेटअप किया गया, वो सारी चीजें, फिर कैसे हमने US को एज अ वर्ल्ड वाइड करेंसी हम यूज करने लगे, वो सारी चीजें दे रखी है। बस ये सिर्फ एक बार आपको मतलब क्या करना है, गो थ्रू करना है, यहाँ पर और कुछ भी नहीं है, पर गो थ्रू डेफिनेटली करना क्योंकि ये आपके लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। दिस इज ऑल अबाउट दिस क्लास। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थोड़ी सी ये एनसीईआरटी ट्रिकी है, बट अगर आप थोड़ी सी मेरी क्लासेस की हेल्प के साथ करोगे आपको इजी लगेगा। हम बियॉन्ड एनसीईआरटी जानबूझकर नहीं गए, क्योंकि हम यहाँ पर ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि जो इस एनसीईआरटी को कवर करेगा वो बिल्कुल ही इकोनॉमिक्स के लिए न्यू है, तो इसलिए हमें ज्यादा डेप्थ के अंदर यहाँ पर नहीं जाना है। फिर भी डाउट हो, प्रॉब्लम हो, कोई चीज अच्छी नहीं लगी हो, यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।